अध्याय 291 गंतव्य की ओर बढ़ना। दोनों व्यक्ति पर्वत श्रृंखला से होते हुए आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें कई जादुई जानवरों की लाशें मिली। कभी कभी उन्हें प्रतिभागियों में से किसी एक की लाश दिखाई देती थी। दोनों को मनुष्यों ने मार डाला था और उनके शरीर से कोई भी मूल्यवान वस्तु छीन ली गई थी। हो! अचानक एक क्रोधित दहाड़ की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज से लग रहा था कि वह इस समय कई आदमियों से लड़ रहा था और उन पर दहाड़ रहा था। आवाज की उत्पत्ति की ओर देखते हुए जियान चे ने कहा, वहां कोई जादुई जानवर से लड़ रहा है। ये काफी दूर लगता है। मेरा अनुमान है कि दूरी कम से कम 10 किलोमीटर होगी। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के साथ जियान चेन ने कहा, हमें अपने रास्ते पर चलना चाहिए। प्रतियोगिता समाप्त होने में 1 साल बाकी है। ये काफी समय है। अभी टोकन इकट्ठा करना काफी कठिन है, इसलिए चलो थोड़ी संख्या में लोगों द्वारा बड़ी मात्रा में टोकन एकत्र किए जाने का इंतजार करते हैं। फिर हम बस उनसे इसे लूट सकते हैं और संभावित रूप से एक साथ कई टोकन कमा सकते हैं। मिंग डोन को जियान चेन के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं थी। इसके बाद दोनों ने बिना किसी परेशानी के अपने रास्ते पर चलना जारी रखा। 2 दिन और दुष्ट जंगल में चलने के बाद वे आखिरकार जंगल के अंत तक पहुंच गए थे। उस दौरान दोनों कई प्रतिभागियों से मिले थे। जब उनमें से प्रत्येक ने देखा कि जियान चेन और मिंग डोन कितने युवा थे, तो उन्होंने उन्हें तिरस्कार से देखा। हालांकि जिस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि दोनों अभी भी प्रतिस्पर्धी थे, उन्होंने तुरंत उनके टोकन लूटने की कोशिश की, लेकिन अंत में उनके टोकन चोरी हो गए। उन लोगों के लिए जियान चेन ने उनमें से आधे को मार डाला था और बाकी आधे को जाने दिया था। जिन लोगों ने जियान चेन और मिंग डोन को मारने की कोशिश की थी, जियान चेन ने उन्हें बेरहमी से मार डाला था। जिन लोगों ने सिर्फ टोकन लेने की कोशिश की थी, जियान चेन ने उन्हें अपनी जान बचाकर जाने दिया। जियान चेन की दयालुता के कारण उसने उन लोगों को शर्मिंदा नहीं किया जिन्हें उसने सिर्फ टोकन लेकर बख्शा था। नतीजतन जियान चेन के पास टोकन की संख्या 2 से बढ़कर 20 से ज्यादा हो गई। ये काफी अच्छी बढ़त थी। जंगल के किनारे पहुंचने के बाद एक समतल मैदान था जो आंखों की नजरों तक फैला हुआ था। दूर क्षितिज दिखाई दे रहा था और जियान चेन शांत नजर से नजारा देख रहा था। मिंग डोंग ने दूर तक देखने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली। आखिरकार हम उस राक्षसी इलाके से बाहर निकल आए हैं। मुझे लगने लगा था कि यह पूरी जगह जंगल से ढकी हुई है। पूरे 2 दिन राक्षसी जंगल में घूमने के बाद जियान चेन और मिंग डोंग के चेहरे गंदगी और मैल से भर गए थे। उनके चेहरे गंदगी से ढक गए थे और उनके कपड़े पेड़ की शाखाओं से फट गए थे, जिससे अब वे उनके शरीर को नहीं ढक पा रहे थे। हालांकि वहां कोई नदी नहीं दिख रही थी, न ही पानी का कोई और स्रोत। जियान चेन ने अपने स्पेस बेल्ट से पानी की 2 बोतलें निकाली और एक मिंग डोन को थमा दी ताकि वे खुद को धो सकें। नए कपड़े पहनकर वे एक बार फिर यात्रा पर निकल पड़े। जब दोनों 4 घंटे तक पूर्व की ओर बढ़े तो 3 आकृतियां जियान चेन और मिंग डोन की ओर दौड़ती हुई दिखाई दी। जियान चेन और मिंग डोन ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने रास्ते पर चलते रहे। जब मिंग डोन को पता चला कि जियान चेन एक अर्थ सेंट मास्टर है, तो अब जब भी कोई उनके पास आता था तो उसे बहुत ज्यादा डर नहीं लगता था। तीनों व्यक्ति तुरंत उन दोनों के पास से उड़कर निकल गए और जैसे ही वे आगे बढ़े वे अचानक उनके सामने रुक गए। 3 में से 2 आदमी 40 साल के लग रहे थे, जबकि एक 30 साल का नौजवान लग रहा था। उनमें से हर एक ने जियान चेन की तरफ ठंडी निगाह से देखा। साथी भाइयों, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? जियान चेन ने पूछा। ये देखकर कि जियान चेन और मिंग डोन दोनों युवा थे, लेकिन उनके चेहरे पर शांति थी, जैसे कि वे कुछ जानते हों। तीनों पुरुषों ने तुरंत अनुमान लगाया कि जियान चेन कोई साधारण आदमी नहीं था और उन्होंने अभी उन पर हमला नहीं किया। तीनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर 30 वर्षीय युवक ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़े। मैं कह सकता हूं कि साथी भाई साधारण लोग नहीं हैं, लेकिन अंत में आप केवल 2 लोग हैं। यदि कोई बड़ा समूह आप पर हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई करना मुश्किल होगा। उस स्थिति में आप दोनों को हमारे साथ मिल जाना चाहिए। हम एकजुट हो सकेंगे और बचने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाएंगी। इसके अलावा जब भी हम टोकन इकट्ठा करेंगे तो हम उन्हें ताकत के हिसाब से आपस में बांट सकेंगे। क्या आप दोनों इच्छुक हैं? बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं, जियान चेन ने उनके पास से गुजरते हुए तुरंत जवाब दिया। इस प्रतिक्रिया पर तीनों व्यक्ति तुरंत जियान चेन और मिंग डोन की ओर दौड़े और बिना किसी हिचकिचाहट के उन दोनों पर हमला कर दिया। एक खर्राटे के साथ जियान चेन ने अपने सेंट वेपन को चमकती हुई चांदी की रोशनी के साथ बाहर निकाला। जैसे ही तीनों सेंट वेपन संपर्क में आने वाले थे, उनके मालिकों के सिर तुरंत हवा में उड़ गए। जियान चेन की तलवार इतनी तेज थी कि तीनों ने उस पर ध्यान नहीं दिया।
जब सिर कटे शव जमीन पर गिरे तो खून के 3 खंभे हवा में उड़ गए। जब सिर गिरे तो उनकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं, जो उनकी मौत के कारण कभी नहीं मिटेगी। उत्साह के साथ अपना स्पेस बेल्ट उठाते हुए मिंग डोंग ने टोकन के साथ साथ 3 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर भी निकाले। तीनों की हत्या करने के बाद जियान चेन और मिंग डोंग बिना किसी रोक टोक के अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। आधे दिन बाद जियान चेन और मिंग डोंग के कानों में एक भयंकर गर्जना गूंजी। दोनों ने देखा कि दोनों तरफ से करीब 50 लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। युद्ध के मैदान में बैंगनी रंग की पोशाक पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी सबसे आगे खड़ा था। युद्ध के मैदान में नरसंहार हो रहा था, लेकिन कुल 50 लोग होने के बावजूद अनुपात बराबर नहीं था। 30 से ज्यादा लोग 1 दर्जन लोगों से लड़ रहे थे। उनकी ताकत में अंतर बहुत स्पष्ट था, इसलिए एक झटके में लड़ाई खत्म हो गई और दर्जन भर लोग पूरी तरह से मर गए। तत्काल ही बचे हुए लोगों ने स्पेस बेल्ट उतार दी और असंख्य टोकन निकालने लगे तथा उन्हें सम्मानपूर्वक बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति को सौंप दिया। मैं ये निशानियां नेता को भेंट करता हूं, पुरुषों ने आदरपूर्वक चिल्लाकर कहा। आदमी ने 20 या उससे ज्यादा काले टोकन लिए और उन्हें अपने स्पेस बेल्ट में रख दिया। मात्रा अपने आप में एक गुण है। निश्चिंत रहो, अगर तुम मेरे साथ यात्रा करोगे तो मैं सभी को अच्छे मुनाफे की गारंटी दूंगा। ऐसा कहते हुए अधेड़ उम्र का आदमी जियान चेन और मिंग डोंग की ओर देखने लगा। जाओ और उन दोनों को वहां मार डालो, उस आदमी ने इशारा करते हुए सभी आदमियों को उनके पीछे जाने का आदेश दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के 30 लोगों ने तुरंत अपने संत हथियार निकाले और जियान चेन का पीछा किया। ये देखकर कि समूह उनकी ओर कैसे दौड़ रहा था, जियान चेन को पता था कि लड़ाई अपरिहार्य थी। मिंग डोंग, कुछ कदम पीछे हट जाओ। तो सावधान रहो। मिंग डोंग ने बहादुर बनने की कोशिश नहीं की और 20 मीटर पीछे चला गया। जैसे ही 30 आदमी जियान चेन के 50 मीटर के भीतर पहुंचे, उसने अपना संत हथियार निकाला और बिना किसी डर के उन तीनों पर हमला कर दिया। इन लोगों के लिए जियान चेन भीड़ों के झुंड में एक बाघ था। उसकी हल्की पवन तलवार ने उनकी गर्दन पर वार किया और कुछ ही सेकंड में उनकी जान ले ली। कुछ ही सेकंड में 30 पहले से जीवित और क्रूर महान संत मास्टर्स को गर्दन पर एक ही वार से मार दिया गया, जिससे खून बह रहा था। बैंगनी वस्त्र पहने हुए आदमी ने चौंक कर हल्की सी सांस ली। एक पल में बैंगनी रंग की रोशनी की एक लकीर आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दी और फिर जियान चेन से 20 मीटर दूर दिखाई दी। आश्चर्य से देखते हुए उसने जियान चेन को उत्सुकता से देखा, जैसे कि उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसने अभी अभी 30 लोगों को कैसे मारा है। थोड़ी देर बाद उस आदमी की चौंकी हुई आंखें बड़ी और बड़ी होती गईं। वो ये नहीं देख पा रहा था कि जियान चेन कितना ताकतवर था। ऐसा लग रहा था मानो जियान चेन धुएं के काले कोहरे से ढका हुआ था और उसमें प्रवेश करना असंभव था। उस आदमी को और भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि जियान चेन कितना युवा था। छोटे भाई, इतनी कम उम्र में इतनी ताकत होना, तुम निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। वह आदमी बिना किसी दुश्मनी के मुस्कुराया। भीड़ को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, जियान चेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम क्या मजाक कर रहे हो? इतने कम समय में सिर्फ एक अर्थ सेंट मास्टर ही 30 महान सेंट मास्टर्स को एक ही वार से मार सकता है। किसी के लिए इतनी कम उम्र में उस स्तर तक पहुंचना कितना दुर्लभ है। तुम और मैं मिलकर काम क्यों नहीं करते? अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो इस अलग थलग दुनिया पर हमारा शासन होगा। उस आदमी के चेहरे पर काफी दयालुता थी, क्योंकि वह जियान चेन की तरफ मुस्कुरा रहा था। माफी चाहता हूं, जियान चेन ने तुरंत जवाब दिया। एक आह के साथ वह आदमी जियान चेन को उदास नजर से देखने के बाद बैंगनी रोशनी की एक लकीर में गायब हो गया। जियान चेन ने उसका पीछा करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसका टोकन पाने का कोई इरादा नहीं था। जियान चेन, वह आदमी अभी बहुत ताकतवर लग रहा है। क्या वह पृथ्वी संत मास्टर नहीं है? मिंग डोंग ने उस आदमी को भागते हुए देखा। अपना सिर हिलाते हुए जियान चेन ने कहा, सही है, वह एक पृथ्वी संत मास्टर है। ऐसा लगता है कि उसे आत्मविश्वास महसूस नहीं हुआ और उसने भागने का फैसला किया। तो फिर चलो अपने रास्ते पर चलते हैं। मैदानों में अनगिनत लड़ाइयां हो रही थीं, हर लड़ाई में अलग अलग आकार और आकार के लोग शामिल थे। अब तक प्रतियोगिता में बहुत से लोग एक साथ मिलकर अकेले लक्ष्य की तलाश कर रहे थे। अगले 3 दिनों में जियान चेन और मिंग डोंग धीरे धीरे मैदानों से गुजरे। उन दोनों ने मिंग डोंग को बुलाने वाली दिशा की ओर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की। उन्होंने एक बार भी लड़ाई शुरू करने की कोशिश नहीं की, लेकिन कई बार जियान चेन ने कई प्रतियोगियों को मार डाला और साथ ही साथ उनके टोकन की दैनिक फसल भी ले ली। इस बिंदु तक जियान चेन के टोकन की संख्या सैकड़ों से अधिक हो गई थी।
मैदानों को पार करने के बाद जियान चेन और मिंग डोन को एक भयावह पर्वत श्रृंखला मिली। पहाड़ उजाड़ और बंजर थे, वहां घास का एक भी तिनका नहीं था। पूरा स्थान एक हल्के गुलाबी वाष्प से भरा हुआ था जिसने पूरे पहाड़ को छिपा दिया था और ऐसा लग रहा था कि उसके भीतर एक विषैली प्रकृति है जो किसी को भी अंदर जाने से रोकती है। अध्याय 292 मध्य हवा में तीर्थस्थल। दोनों व्यक्ति जहरीले बादलों से काफी दूर रुक गए, जबकि मिंग डोंग ने गंभीर भाव से उन्हें घूरते हुए कहा, समन इसी दिशा से आ रहा है, लेकिन इस जहरीले बादल के कारण हमारा रास्ता अवरुद्ध हो गया है, इसलिए हम अंदर नहीं जा पाएंगे। हालांकि मेरे पास कुछ विषुण गोलियां हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वे यहां काम करेगी। जियान चेन के चेहरे पर एक सार्थक मुस्कान थी जब उसने मिंग डोंग के कंधों को थपथपाया। चिंता मत करो, ये बादल मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। तो फिर अगर आप इनमें से एक आजमाना चाहें तो कृपया करें। ये कहते हुए मिंग डोंग ने एक छोटी बोतल निकाली और उसमें से एक छोटी औषधीय गोली निकाली और उसे जियान चेन को सौंप दिया। गोली लेने से मना करते हुए जियान चेन ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, जहर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मिंग डोंग को संदेह था कि जियान चेन को जहर का कोई डर नहीं था, लेकिन वह जानता था कि यह जियान चेन के रहस्यों में से एक होना चाहिए, इसलिए उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। बिना कुछ कहे वो पर्वत श्रृंखला के भीतर जियान चेन का पीछा करता रहा। जहरीले धुएं के बीच 20 मीटर अंदर मिंग डोंग के चेहरे का रंग अचानक बदल गया और तुरंत ही खून की एक धार निकल पड़ी। तुरंत वापस भागते हुए उसने अपने स्पेस बेल्ट से एक सफेद जैब की बोतल निकाली और उसमें से एक काले रंग की गोली निकाली। बिना एक पल की हिचकिचाहट के उसने उसे अपने मुंह में डाला और निगल लिया। गोली निगलने के बाद मिंग डोंग के चेहरे का रंग और भी निखर आया और फिर उसने जहरीले कोहरे को गंभीरता से देखा। यह जहर बहुत ज्यादा है। हम जितना ज्यादा अंदर जाएंगे यह उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाएगा। मैंने अपनी सबसे अच्छी डिटॉक्सिफिकेशन गोली पहले ही इस्तेमाल कर ली है, लेकिन फिर भी मुझे डर है कि यह 50 मीटर से ज्यादा दूर तक मेरी रक्षा नहीं कर पाएगी। फिर हम इस जगह में प्रवेश करने में असमर्थ हैं। जियान चेन चुपचाप अपने स्पेस बेल्ट से पानी की एक कैंटीन ले आया। अपनी कलाई काटते हुए उसने खून को कैंटीन में टपकाना शुरू कर दिया। जियान चेन, तुम आखिर क्या कर रहे हो? मिंग डोंग ने चौंक कर चिल्लाया जब उसने जियान चेन की हरकत देखी। जियान चेन ने कैंटीन को मिंग डोंग को सौंपने से पहले अपनी कलाई पर एक साधारण पट्टी और जड़ी बूटी लपेटी। मेरा खून जहर के लिए सबसे अच्छा रामबाण है, इसे पी लो। मिंग डोंग के चेहरे पर अविश्वास का भाव था। तुमने क्या कहा? क्या मेरी सुनने की शक्ति खराब हो रही है? तुम्हारा खून सबसे बढ़िया रामबाण है, ऐसा कैसे हो सकता है? मिंग डोंग के चेहरे पर लगभग ऐसा आश्चर्य था मानो उसने अभी अभी एक नई दुनिया की खोज की हो। मिंग डोंग के चेहरे पर आश्चर्य देखकर जियान चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बहुत पहले ही 1000 प्रतिरक्षा हासिल कर ली है। इस दुनिया में बहुत कम जहर हैं जो अब मुझे घायल कर सकते हैं। 1000 प्रतिरक्षा? क्या इस दुनिया में ऐसी कोई चीज थी? मिंग डोंग ने कुछ संदेह के साथ शून्यता से देखा। स्पष्ट रूप से उसने ऐसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना था। इसे पी लो, इस तरह हम इस जहरीले धुंध में चल सकेंगे। जियान चेन बिना कोई स्पष्टीकरण दिए बोला। ठीक है, देखते हैं तुम्हारा ये खून कितना कारगर है। मिंग डोंग ने कैंटीन ली और उसमें से सारा खून पी लिया। जैसे ही खून उसके शरीर में गया, एक अजीब सी ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई और मिंग डोंग के शरीर में बचा हुआ जहर बाहर निकल गया। अपने शरीर में आए बदलाव को महसूस करते हुए मिंग डोंग का चेहरा चौंक गया। जियान चेन, तुम्हारे खून में वाकई विषृंग करने वाला प्रभाव है। यह मेरे पास मौजूद विषृंग गोलियों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर तुम अपना खून बेचो तो तुम बहुत ज्यादा मुनाफा कमा पाओगे। ये सुनकर जियान चेन को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। ठीक है, चलो जल्दी करो और आगे बढ़ो। जियान चेन का खून पीने के बाद जहरीले बादल ने मिंग डोंग को परेशान करना बंद कर दिया। जियान चेन मिंग डोंग के पीछे पीछे चला गया। दोनों पहाड़ की गहराई में आगे बढ़ते रहे। उनके हर कदम के साथ जहर और भी ज्यादा जहरीला होता गया, यहां तक कि बादल के घने होते जाने के साथ साथ उनकी दृश्यता भी बहुत सीमित हो गई। विषाक्तता लगातार बढ़ती हुई कम से कम 10 गुना तक पहुंच गई, फिर भी इसका उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। इससे मिंग डोंग इस बात से पूरी तरह हैरान रह गया कि जियान चेन का खून कितना असरदार था। कॉल के बाद मिंग डोंग और जियान चेन एक सीधी रेखा में उस ओर चल पड़े। कभी कभी वे कुछ जहरीले जादुई जानवरों से टकरा जाते, लेकिन जियान चेन उन्हें तुरंत मार देता। 6 घंटे तक जहरीले बादल के बीच चलने के बाद जियान चेन और मिंग डोंग आखिरकार एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां बादल का असर नहीं था।
उनकी आंखों के ठीक सामने एक खूबसूरत दिखने वाली घाटी थी जो हरे भरे घास के मैदानों से भरी हुई थी। बाहर की बंजर भूमि की तुलना में यह इलाका जीवन के भरपूर अवसरों से भरा हुआ था। अचानक मिंगडोन गंभीर हो गया। अरे, कॉल गायब हो गई। अब मुझे इसका एहसास नहीं हो रहा है। यह सुनकर जियान चेन का दिल धड़क उठा। यह उनके लिए एक अच्छा शगुन था। अपने सामने के दृश्य को देखते हुए वह सोचने लगा, चलो इस क्षेत्र की खोज करते हैं। मुझे यकीन है कि कॉल इसी जगह से आ रही है। एक पल सोचने के बाद मिंगडोंग ने कहा, ठीक है, चलो अभी देखते हैं कि क्या कुछ मिल सकता है। इसके साथ ही जियान चेन और मिंगडोंग ने ग्रीनलैंड में हर जगह देखना शुरू कर दिया ताकि वे उस भावना को खोज सके जो मिंगडोंग ने इस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले महसूस की होगी। जियान चेन, जल्दी आओ, मुझे कुछ मिला है। अचानक कुछ दूरी से मिंगडोंग की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज सुनकर जियान चेन तुरंत मिंगडोंग की ओर उड़ गया। उसने देखा कि वह एक बहुरंगी सरनी के ठीक बगल में खड़ा था जो धीरे धीरे हल्की मात्रा में शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। यह एक स्पेस गेट है, जियान चेन ने चौंक कर कहा। उसने नहीं सोचा था कि इस जहरीली पर्वत श्रृंखला के भीतर एक स्पेस गेट होगा। दोनों ने एक क्षण के लिए स्पेस गेट की ओर देखा, फिर मिंगडोंग ने कहा, क्यों ना हम इसके अंदर चले जाएं। जियान चेन को मिंगडोंग के प्रस्ताव के साथ चलने से पहले थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट हुई। तुरंत जियान चेन ने स्पेस गेट को चालू करने के लिए 5+5 मॉन्स्टर कोर जमा किए। जैसे ही गेट खुले, दोनों तुरंत उसमें से चले गए। स्पेस गेट से गुजरने के बाद दोनों लोगों को अचानक एक खूबसूरत दुनिया का सामना करना पड़ा जहां अलग अलग किस्म के पौधे देखे जा सकते थे और अलग अलग तरह की खुशबू आ सकती थी। हर सांस के साथ दोनों खुद को शांत महसूस कर सकते थे। अचानक जियान चेन को उनके ऊपर कुछ महसूस हुआ और उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और उसके जबड़े सदमे से नीचे गिर गए। एक विशाल महल हवा में 100 मीटर ऊपर तैर रहा था। इस जगह से निकलने वाली उपस्थिति असामान्य थी, मानो यह कोई मंदिर हो जो हमेशा बाहरी दुनिया से कटा हुआ हो। यह किसी भी चीज से पूरी तरह से असंबद्ध था और हवा में स्वतंत्र रूप से तैर रहा था। जिसने भी इसे देखा वह इस पर विश्वास नहीं कर पाएगा और वास्तव में चौंक जाएगा। मिंगडोंग ने जियान चेन की नजरों का अनुसरण किया और तुरंत जियान चेन जैसी ही प्रतिक्रिया की। जब वह मंदिर को घूर रहा था तो उसकी दोनों आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर विस्मय का भाव छा गया। तभी एक सफेद वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग आसमान से नीचे उतरे और जियान चेन और मिंगडोंग के सामने जमीन पर गिरे। इस बुजुर्ग ने अपने सफेद बालों को अपनी पीठ के पीछे एक लंबे चाबुक की तरह बांध रखा था। उसके पूरे शरीर से एक शांत भाव झलक रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वह अमर हो। बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी जब वह बोल रहा था, सम्मानित अतिथिगण, हमारे स्वामी ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की है, मुझे आपको अंदर ले जाने की अनुमति दें। दोनों में से किसी के उत्तर की प्रतीक्षा करने से पहले उस व्यक्ति ने अपने हाथ हिलाए, जिससे जियान चेन और मिंगडोंग पर ऊर्जा का एक बुलबुला छा गया और वे मंदिर की ओर हवा में तैरने लगे। इस बिंदु तक जियान चेन और मिंगडोंग दोनों अवाक और अचंभित थे। जब तक दोनों ने अपनी हिम्मत वापस पाई, वे पहले से ही मंदिर के द्वार के भीतर थे। सम्मानित अतिथिगण, कृपया इस वृद्ध व्यक्ति के पीछे चले। मैं आपको भगवान के दर्शन कराऊंगा। ये कहकर वृद्ध व्यक्ति मंदिर में चला गया। 1 मिनट, आदरणीय वरिष्ठ, ये स्थान वास्तव में क्या है? जियान चेन ने जल्दी से चिल्लाकर कहा। बुजुर्ग के शब्दों ने उसे पहले ही इस हद तक भ्रमित कर दिया था कि वह स्थिति को लेकर पूरी तरह से हैरान था। ये बूढ़ा आदमी यहाँ केवल भगवान के लिए सम्मानित अतिथियों का स्वागत करने आया था। बाकी सब कुछ जैसे कि बारीक विवरण भगवान के उत्तर के लिए छोड़ देना बेहतर होगा। बुजुर्ग ने एक दयालु दादा की तरह हंसते हुए कहा। सम्माननीय वरिष्ठ, क्या आपको यकीन है कि आपने गलत व्यक्ति का स्वागत नहीं किया है? हो सकता है कि हम वे मेहमान न हो जिनका आप इंतजार कर रहे हैं। मिंगडोंग पीछे से चिंता में चिल्लाया। तैरते हुए मंदिर का ये रहस्यमय स्वामी निस्संदेह एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति था। अगर वे दोनों वे नहीं थे जिनका वह इंतजार कर रहा था, तो उनके साथ क्या होगा यह एक रहस्य था। मिंगडोंग की बात सुनकर बुजुर्ग खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। तुम्हारे हिसाब से भगवान किस तरह के व्यक्ति हैं? भगवान के पास अविश्वसनीय मात्रा में शक्ति है, फिर भी वे इतनी छोटी सी गलती कैसे कर सकते हैं? अब और सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है, कृपया भगवान का इंतजार करो, वे स्वाभाविक रूप से तुम्हारे लिए जवाब देंगे। तुम्हारे बाकी सवालों का जवाब देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। दोनों ने बड़े ही घबराए हुए बुजुर्ग के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया और बीच बीच में अपने चारों ओर देखते रहे। मंदिर असाधारण रूप से बड़ा था और उसके भीतर बहुत अधिक शक्ति प्रवाहित हो रही थी।
ऐसा लग रहा था मानो मंदिर अपनी वास्तुकला के कारण शुद्ध ऊर्जा से बना हो। मंदिर के अंदर बहुत सारे हॉल थे, लेकिन फिर भी पूरा स्थान शांत था। एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वे तीनों ही वहां अकेले थे। जियान चेन और मिंग डोन कई गलियारों से गुजरते हुए आखिरकार एक बहुत बड़े दालान के सामने पहुंचे। वहां पहुंचकर बुजुर्ग ने अपने हाथों को मोड़ा और बंद दरवाजों को प्रणाम किया। महाराज, सम्मानित अतिथि आ चुके हैं, आप जा सकते हैं। एक गरिमा में आवाज सुनाई दी। आवाज से पता चला कि इस आवाज का मालिक पुरुष था। हाँ मेरे प्रभु। जाने से पहले बुजुर्ग ने एक बार फिर सम्मानपूर्वक सिर झुकाया, जिससे जियान चेन और मिंग डोन को समझ में नहीं आया कि आगे क्या करना है। तुम दोनों अंदर आ सकते हो। अंदर से एक बार फिर से भव्य आवाज आई। अगले ही पल दोनों के अंदर आने के लिए दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। एक दूसरे की ओर देखते हुए दोनों व्यक्ति एक क्षण के लिए झिझके और फिर हॉल में चले गए। अध्याय 293 मिंग डोन का जीवन अनुभव। मंदिर का हॉल अंदर से बहुत विशाल था और सिंहासन के अलावा उस जगह पर कोई और वस्तु नहीं थी। यहां तक कि नींव के खंभे भी नहीं दिख रहे थे, जिससे जियान चेन को आश्चर्य हो रहा था कि छत को कैसे सहारा दिया जा रहा है। सिंहासन के ठीक सामने एक सफेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति था, जिसकी पीठ उनकी ओर थी। कोई खास उपस्थिति महसूस नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही दुनिया के साथ एक था। जियान चेन और मिंग डोंग आगे बढ़ते रहे और हॉल के बीचों बीच जाकर रुक गए। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने बुजुर्ग को प्रणाम किया। हम वरिष्ठ का अभिवादन करते हैं। बुजुर्ग की लंबी सांस सुनी जा सकती थी, लेकिन उस एक सांस में एक ही भावना थी। इसके बाद वह आदमी धीरे धीरे घूमा, जिससे जियान चेन और मिंग डोन को उसका रूप देखने को मिला। वह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो लगभग 40 साल का लग रहा था और देखने में बहुत ही सक्षम लग रहा था। सफेद लबादा पहने हुए आदमी ने मिंग डोन को एक अजीब नजर से देखा, जो दुनिया के अंतरिक्ष के ताने बाने को भेदने और बिना किसी दोष के समय को देखने में सक्षम लग रहा था। कुछ समय बाद मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने एक बार फिर आह भरी, क्योंकि उसकी नजर मिंग डोन से स्वर्ग के सबसे ऊंचे बिंदु पर चली गई। 5000 साल बाद ये तीन, मुझे आखिरकार तुम्हारा वंशज मिल गया है। मैं आखिरकार तुम्हारी अंतिम इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। 5000 साल। ये सुनकर जियान चेन और मिंग डोन दोनों चौंक गए। क्या ये हो सकता है कि यह 40 वर्षीय व्यक्ति वास्तव में 5000 साल पुराना सनकी था? उसके बाद के शब्द दोनों ने नहीं सुने। जैसे कि अतीत से कुछ याद करते हुए आदमी ने मिंग डोन को देखकर मुस्कुराने से पहले एक और सांस ली। बच्चे, यहां आओ। घबराहट में मिंग डोन धीमी गति से आगे बढ़ा और फिर बोला, वरिष्ठ। उस आदमी के खाली हाथ में एक गहरे हरे रंग का जैड का टुकड़ा दिखाई दे रहा था। जिस क्षण मिंग डोन ने जैड का टुकड़ा देखा, उसकी आंखें उसी पर टिक गईं। मेरे बच्चे, क्या अब तुम्हें एक अजीब तरह की पुकार महसूस हो रही है, जिसके कारण तुम्हें लगता है कि तुम स्वतंत्र रूप से सोचने में सक्षम नहीं हो? उस आदमी ने मिंग डोन से नर्म आवाज में कहा। हाँ सीनियर। अब भी मिंग डोन की नजर जैड के टुकड़े पर टिकी हुई थी। यह जैड का टुकड़ा 5000 सालों से मेरे पास है और मुझे तुम्हारे पूर्वज ने दिया था। यह उनके जीवन भर के काम का संग्रह है। उन्होंने मुझसे कहा था कि एक दिन अगर मैं उनके वंशजों में से किसी से मिलूं तो मुझे उन्हें यह जैड का टुकड़ा देना चाहिए। अब मैं आखिरकार अपने पुराने दोस्त की अंतिम इच्छा पूरी कर सकता हूं। बोलते बोलते उस आदमी की आवाज भावुक हो गई। अपने हाथ की एक लहर के साथ जैड का टुकड़ा एक अजीब सी रोशनी से घिरा हुआ था और फिर धीरे धीरे मिंग डोन की ओर तैरता हुआ चला गया। तैरते हुए जैड के टुकड़े को देखकर मिंग डोन के हाथ के अंदर से एक तेज सनसनी महसूस हुई, क्योंकि उसे लगा कि अचानक से वह जैड के टुकड़े को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। ये नियंत्रण तब टूट गया जब वह उलझन में उससे बाहर निकल गया। अभी वह कुछ ऐसा महसूस कर रहा था जिसने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया था। मिंग डोन ने असमंजस में कुछ पल सोचना जारी रखा और फिर सफेद लबादे वाले आदमी की ओर देखा, जिसकी आवाज में संदेह था। वरिष्ठ, क्या ये जैड का टुकड़ा वास्तव में मेरे पूर्वज का था? मेरे पूर्वज कौन थे? क्या ये संभव है कि आपने गलत व्यक्ति को ढूंढ लिया है? मैंने अपने पूरे जीवन में अपने पूर्वजों के बारे में कभी नहीं सुना है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने शिकायत के साथ एक बार फिर आह भरी और फिर बुदबुदाया। ये तीन, मैंने नहीं सोचा था कि 5000 साल बाद तुम्हारे वंशज तुम्हें भूल जाएंगे। जैसे दिल टूट गया हो, अधेड़ उम्र का व्यक्ति मिंग डोन की ओर देखने लगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? वरिष्ठ, मेरा नाम मिंग डोन है। मिंग डोन ने उत्तर दिया। मिंग डोन है ना? अच्छा नाम है। आदमी ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, बेटा, मैं तुम्हें बताऊं कि 5000 साल पहले तुम्हारे मिंग परिवार की क्या स्थिति थी।
वह व्यक्ति गहरी सोच में डूब गया और फिर अपना सिर आसमान की ओर झुकाया, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। 5000 साल पहले तुम्हारा मिंग परिवार एक बहुत ही प्रभावशाली कबीला था। उस समय तुम्हारे मिंग परिवार में एक ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था। 30 साल की उम्र में वह पृथ्वी संत मास्टर क्षेत्र में एक सफलता हासिल करने में सक्षम था। वह तुम्हारा पूर्वज है मिंग यितियन। तुम्हारे पूर्वज और मैं संयोग से मिले थे, लेकिन हम जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। साथ मिलकर हमने एक भाड़े के सैनिकों का समूह बनाया और साथ में कई चीजों का अनुभव किया। हमने साथ मिलकर लड़ाई की और साथ में मारे कई लड़ाइयां लड़ी और साथ ही खतरों से भी बच निकले। तुम्हारे पूर्वज और मैं जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए, यहां तक कि मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती थी। 100 साल बाद मिंग यितियन और मैं दोनों ही पीक हेवन सेंट मास्टर क्षेत्र में आगे बढ़े। इस बिंदु तक हम दोनों ही भाड़े के जीवन से थक गए थे और भाड़े की दुनिया से खुद को अलग कर लिया। हम पहाड़ों के भीतर गहरे इस पुराने जंगल में आ गए और अपने उत्थान की तैयारी के लिए खुद को तत्वों के हवाले कर दिया। 10 साल बाद हम दोनों ने संत शासक बनने के लिए सफलता प्राप्त की। इसके साथ ही हमने एक बार फिर महाद्वीप का दौरा किया और कई जगहों की खोज की और कई अनुभव प्राप्त किए। 1 और 10 साल बीत गए। आपके पूर्वज और मैं दोनों ने उस बिंदु तक बहुत ताकत हासिल कर ली थी और इसलिए हमने डेथ नेस्ट में प्रवेश करने का फैसला किया। डेथ नेस्ट के भीतर मैं एक अभिशाप से पीड़ित होने वाला था। आपके पूर्वज मिंग यितियन ने मुझे बचाया। अपने शरीर का बलिदान देकर उन्होंने आघात सहा और मेरी जान बचाई। इस बिंदु पर आदमी का चेहरा गंभीर हो गया, जैसे कि वह उस पर दुख की झलक छिपाने की कोशिश कर रहा हो। मृत्यु का घोंसला तियान युआन महाद्वीप के भीतर सबसे खतरनाक जगह है। हमारे संत शासक स्तर के साथ हम खुद को बचाने में असमर्थ थे। अभिशाप बहुत मजबूत था और यितियन की ताकत के बावजूद वह जन का विरोध करने में असमर्थ था और 2 महीने के भीतर मर गया। जब उन्हें पता चला कि उनकी मृत्यु निकट है तो वे मिंग परिवार के साथ आखिरी कुछ दिन बिताकर पूरी तरह खुश थे। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि जिस क्षण वे मिंग परिवार में वापस लौटेंगे सब कुछ बदल जाएगा। पहले का गौरवशाली मिंग परिवार अब अस्तित्व में नहीं रहा। 30 साल पहले उन्हें हमारे पूर्व दुश्मनों ने खत्म कर दिया था, जबकि मिंग परिवार के वंशज बिना किसी निशान के बिखर गए थे। क्योंकि आपके पूर्वज और मैंने किसी से संपर्क रखे बिना महाद्वीप से खुद को अलग कर लिया था, इसलिए हम लंबे समय से मिंग परिवार के बारे में कोई जानकारी खो चुके थे। इसलिए उनके विनाश के बाद हमें नहीं पता था कि वे कहां हो सकते हैं। इस दुखद निष्कर्ष ने आपके पूर्वज मिंग यितियन को अत्यधिक दुख का अनुभव कराया। उन्होंने नहीं सोचा था कि उनके जीवन के अंतिम क्षणों में उनके अपने कबीले का इतना भयानक अंत हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से मैं उनके साथ था और जानता था कि वह क्या महसूस कर रहे थे। इस सारे दुख के साथ उनके लिए खून के आंसू रोना ही काफी था। उसके बाद मिंग यितियन और मैंने मिंग परिवार के विनाश के लिए जिम्मेदार लोगों की तलाश शुरू कर दी। दुर्भाग्य से हम दोनों पहले जितने मजबूत नहीं थे और हम सिर्फ 2 लोग थे। इसके अलावा हम दोनों के कई दुश्मन थे। 30 साल बाद हर कोई मिंग परिवार के बारे में भूल चुका था, जिससे सुराग गायब हो गए। 2 महीने के छोटे से समय में हम किसी भी सुराग का पीछा करने में असमर्थ थे और कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं था जो हमें कुछ भी बता सके। अब तक उस आदमी के चेहरे पर दुख के भाव आ गए थे और वह दुखी होकर बोल रहा था। 2 महीने बाद शक्तिशाली अभिशाप के कारण मिंग यितियन इस दुनिया से पछतावे के साथ चला गया। अपनी मृत्यु से पहले उसने अपनी आत्मा का उपयोग करके इस जैद के टुकड़े में अपने जीवन के सभी अनुभवों को उकेरा और फिर इसे मुझे सौंप दिया। उसने कहा कि अगर एक दिन मैं उसके भावी वंशज से मिलूंगा तो मैं उसे जैद का टुकड़ा सौंप दूंगा। यह उसकी अंतिम इच्छा थी। यितियन की मौत ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया। वो और मैं दोस्त से बढ़कर दोस्त और भाई भाई थे। उसने मेरी खातिर अपनी जान भी दे दी थी, इसलिए जब उसने मुझे जैद का टुकड़ा दिया तो मैं उसके कबीले की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों और बचे हुए लोगों की तलाश में पूरे तियान युआन महाद्वीप में निकल पड़ा। 300 सालों तक मैंने बहुत मेहनत से कई लोगों को खत्म किया जो शायद जिम्मेदार थे, लेकिन फिर भी मिंग परिवार की कोई खबर नहीं मिली। आज तक यह मेरा सबसे बड़ा अफसोस है। एक लंबी सांस के साथ उसने मिंग डोन की ओर देखा, लेकिन स्वर्ग दयालु था। कौन जानता था कि 5000 साल बाद मैं मिंग परिवार के वंशजों में से किसी एक से मिल पाऊंगा। अगर यितियन को यह पता चल जाता तो वह मौत में भी संतुष्ट होकर आराम कर पाता। उस आदमी की कहानी सुनने के बाद मिंग डोंग अवाक रह गया। उस आदमी के शब्द चौंकाने वाले थे और उसे एक बहुत बड़ा भावनात्मक झटका लगा जिसे सहना काफी मुश्किल था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मिंग परिवार के पीछे इतनी शानदार लेकिन दुखद कहानी होगी। यहां तक कि जियान चेन भी, जो उसके बगल में था, हैरान रह गया।
उसे और भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि यह आदमी एक संत शासक था जिसकी उम्र 5000 साल से भी ज्यादा थी। इस वजह से जियान चेन के मन में उसके लिए बहुत सम्मान की भावना पैदा हुई। वह आदमी मिंग डोन के पास गया और उसे ऐसे देखा जैसे कोई वरिष्ठ अपने कनिष्ठ को देखता है। ये भी वैसा ही था जैसे वह अपने वंशज को देख रहा हो। उसकी आंखों में एक कोमल भावना भरी हुई थी जिसे समझाना बहुत मुश्किल था। मेरे बच्चे, तुम्हें भाड़े के सैनिकों की सभा में भाग लेने के लिए यहां आना चाहिए, आदमी ने मिंग डोन से कहा। मिंग डोन केवल मौन भाव से सिर हिला सका, वह अभी तक अपने सदमे से उबर नहीं पाया था। क्या तुम्हारे माता पिता अभी भी जीवित हैं? आदमी ने पूछा। वे हैं, मेरे पिता और माँ दोनों एक पहाड़ी गांव में रहते हैं। मेरे दादा शिकार करते समय एक चट्टान से गिरकर मर गए। उस आदमी ने पश्चाताप में आह भरी और फिर बोला, भाड़े के सैनिकों की सभा समाप्त होने के बाद कृपया मुझे आपके परिवार के पास वापस जाने की अनुमति दें। मैं येतेन की जगह उनकी देखभाल करूंगा। मैं येतेन के वंशजों को ऐसी कटु जिंदगी जीने की इजाजत नहीं दे सकता। उसका भाई होने के नाते यह अक्षम्य है, मैं उसका बहुत आभारी हूं। ये वरिष्ठ को धन्यवाद देता है। मिंग डोन बहुत खुश था। इस आदमी के साथ उसके परिवार के लिए एक सहज और सौभाग्यशाली जीवन उसकी पहुंच में होगा। आखिरकार यह आदमी 5000 साल पुराना संत शासक था और कई स्वर्ग संत गुरु उसे अपने स्वामी के रूप में सम्मान देंगे। इस विशेषज्ञ के साथ उसके परिवार का जीवन सुचारू रूप से चल रहा होगा। उस आदमी के चेहरे पर दुख की झलक धीरे धीरे गायब हो गई और वह मुस्कुराया। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज और मैं सबसे अच्छे दोस्त थे, मुझे सीनियर कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो कृपया मुझे अंकल तियान कहो। हाँ, चाचा तियान, मिंग डोंग ने आदरपूर्वक कहा। उस आदमी की मुस्कान और भी गर्म हो गई जब उसने कहा, मेरे बच्चे, तुम्हारी ताकत अभी भी काफी कमजोर है। अभी के लिए तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। मैं अपनी सारी ताकत खर्च कर दूंगा ताकि मैं तुम्हारी ताकत बढ़ा सकूं। मिंग परिवार का शानदार दौर लौटेगा या नहीं, यह तुम पर निर्भर करेगा। अपने पूर्वज को निराश मत करना। अध्याय 294 ईश्वरनाशक चींटियां। इसके बाद मिंग डोंग मंदिर में ही रुक गया और उसके विनती करने के बावजूद जियान चेन ने भी वहां रहने से मना कर दिया। दो बुजुर्गों के साथ जियान चेन को स्पेस गेट भेजा गया और जहरीले बादलों से भरी पर्वत श्रृंखला में वापस लाया गया। खुद को पुनः व्यवस्थित करने के बाद जियान चेन घाटी से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वह क्षेत्र से बाहर निकलने वाला था, जियान चेन ने एक पल के लिए झिझकते हुए घाटी में वापस जाकर एकांत क्षेत्र में अपना तंबू लगाया। उसकी योजना बदल गई ताकि वह एक पल के लिए शांति से साधना कर सके। घाटी अपने पर्यावरण के हिसाब से काफी अच्छी थी। ये सुंदर और शांत थी। फूल से फूल पर उड़ती कुछ तितलियों के अलावा जीवन का कोई और संकेत नहीं था। घाटी के चारों ओर जहरीला बादल पूरे आसमान में फैल गया और इलाके को गुलाबी रंग में रंग दिया। गुलाबी बादल के चारों ओर तैरने की वजह से कोई भी घाटी में प्रवेश नहीं कर पाया। ऐसा लग रहा था जैसे बादल पर्वत श्रृंखला की रक्षा कर रहा हो। जहर की विषाक्तता बहुत ज्यादा थी और कोई भी प्रतियोगी इस घाटी में नहीं जा पाया। इसके अलावा इस जगह पर अंतरिक्ष द्वार था जो मंदिर तक ले जाता था। जो लोग मंदिर में आना चाहते थे उन्हें मंदिर के स्वामी की अनुमति लेनी पड़ती थी, इसलिए जियान चेन को आराम महसूस हुआ। साधना करते समय कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता था, इसलिए उसने साधना समाधि में गहराई से गोता लगाना शुरू कर दिया। जियान चेन के डेंटियन के भीतर तलवार आत्माएं बहुरंगी पत्थर के चारों ओर घूमती रहीं। पत्थर से ऊर्जा की एक अजीब मात्रा निकलती रही और तलवार आत्माओं के साथ घुल मिल गई। जैसे जैसे प्रकाश तलवार आत्माओं द्वारा अवशोषित होता गया, वे हर गुजरते सेकंड के साथ बड़े होते गए। ये प्रक्रिया बहुत लंबी थी और अगर कोई इस बदलाव पर ध्यान नहीं देता तो वह इसे कभी नोटिस नहीं कर पाता। पहाड़ों के भीतर जियान चेन ने लगभग 10 महीने साधना में बिताए। जैसे जैसे वे कुछ महीने बीतते गए, जियान चेन ने अपना समय अपने तंबू में साधना करने और फूलों के बीच अपनी तलवार से अभ्यास करने में बिताया। हालांकि उसकी ताकत में बहुत ज्यादा उछाल नहीं आया, लेकिन उसकी संत शक्ति का इस्तेमाल ज्यादा कुशलता से नहीं किया जा सका, जिससे उसकी युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ गई। प्रतियोगिता के पहले दौर से पहले का समय 2 महीने से भी कम समय में समाप्त होने वाला था। जियान चेन मिंग डोन के लौटने का इंतजार करते हुए साधना कर रहा था, लेकिन इस समय तक उसके लिए इंतजार करना बहुत देर हो चुकी थी। शेष समय टोकन इकट्ठा करने की कोशिश में बिताना पड़ा। स्पेस गेट पर पहुंचकर उसने जमीन पर रहस्यमय सरणी संरचना को देखा और फिर एक सांस छोड़ी। अपना सामान समेटने के बाद वह घाटी से बाहर निकल गया।
जियान चेन ने स्पेस गेट पर सरणी निर्माण का अवलोकन करते हुए एक दिन बिताया, लेकिन अत्यंत रहस्यमय पैटर्न के कारण उसने हार मान ली थी। इसमें एक जटिल डिजाइन था और ऐसा लग सकता था कि ये दुनिया का रहस्य है। ऐसा लग रहा था मानो सरणी का प्रत्येक स्ट्रोक दुनिया के नियमों को प्रभावित कर रहा था, जिसके बारे में जियान चेन की सीमित समझ के कारण वह भ्रमित था। छोटी घाटी से निकलने के बाद जियान चेन जहरीले बादल के बीच से भटकते हुए उस रास्ते पर चल पड़ा जब वह पहली बार मिंगडोन के साथ यहां आया था। जहरीले बादल की वजह से पहाड़ बिल्कुल बंजर हो गया था और वहां बहुत कम पौधे बचे थे। जियान चेन को अक्सर कुछ जहरीले पौधे मिल जाते थे, लेकिन वे बहुत ही दुर्लभ थे। जब वह 2 घंटे तक पर्वत श्रृंखला से होकर चला तो दूर से एक सरसराहट की ध्वनि आती हुई सुनाई दी। आवाज सुनते ही जियान चेन ने अपनी हरकतें रोक दी और गंभीर नजर से शोर की ओर मुड़ गया। घने बादलों की वजह से वह 100 मीटर से भी कम दूरी तक देख पा रहा था। कुछ ही देर में जियान चेन की नजर में एक बड़ी परछाई दिखाई देने लगी। परछाइयां एक धारा की तरह थीं, जिसमें हर एक अलग परछाई एक धारा में बह रही थी। काली आकृतियों को देखते हुए जियान चेन का चेहरा बदल गया। वहां एक अंगूठे के आकार की चींटी थी और हवा में पंखों के साथ मुट्ठी के आकार की कई अन्य चींटियां तेजी से उड़ रही थीं। तो ये भगवान को मारने वाली चींटियां हैं। जियान चेन बिना किसी हिचकिचाहट के उनसे दूर भागने से पहले चिल्लाया। गॉडकिलर चींटियां महाद्वीप में बहुत प्रसिद्ध थीं। वे एक अजीब जाति थी जो वास्तव में जादुई जानवर नहीं थी। अपने आप में एक भी गॉडकिलर चींटी बहुत मजबूत नहीं थी। जब वे बड़ी संख्या में एकत्रित होती थीं, तो एक स्वर्ग संत मास्टर भी घिर जाता था और अपनी जान गंवा देता था। इसलिए जियान चेन जैसे पृथ्वी संत मास्टर के पास कोई मौका नहीं होता था। गॉडकिलर चींटियां बहुत जहरीली होती हैं और ज्यादातर जहर से भी सुरक्षित रहती हैं। बहुत कम चींटियां उन्हें नुकसान पहुंचा पाती हैं और उनकी बाहरी त्वचा स्टील की तरह बहुत मोटी और सख्त होती है। कमजोर ताकत वाला कोई भी व्यक्ति उन्हें मार नहीं पाता। इसके अलावा ये गॉडकिलर चींटियां सेंट फोस को भी निगलने में सक्षम थीं। इसलिए खुद को बचाने के लिए सेंट फोस का इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति को इन चींटियों के लिए सिर्फ एक सजावटी वस्तु के रूप में देखा जाता है। जियान चेन को अपनी किताबों में उनके बारे में पढ़ना याद आया। उनमें से हर एक इस बात पर सहमत था कि उनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका जितना संभव हो सके भाग जाना था। गॉडकिलर चींटी का जहर बहुत ही शक्तिशाली संवेदनाहारी प्रभाव डालता था। जिस क्षण किसी को काटा जाता, जहर पूरे शरीर में फैल जाता और व्यक्ति कमजोर महसूस करने लगता। वे भाग नहीं पाते और केवल गॉडकिलर चींटियों के उनके शरीर को कुतरने का इंतजार कर सकते थे, जब तक कि हड्डियां भी खत्म न हो जाएं। यदि किसी को काट लिया जाए तो बचने की संभावना 0% होती है, जब तक कि कोई चमत्कार न हो जाए। जियान चेन पर्वत श्रृंखला से इतनी तेजी से उड़ गया जैसे हवा आग को भड़काती है। उसे हजारों गॉडकिलर चींटियों से लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। पीछे से गॉडकिलर चींटियों ने पहले ही जियान चेन की उपस्थिति को भांप लिया था और उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। पूरा झुंड लगातार उसकी ओर बढ़ने लगा, जिससे ये सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते। हवा में मुट्ठी के आकार की पंख वाली चींटियां अपने जमीनी समकक्षों की तुलना में तेज गति से आगे बढ़ीं और जियान चेन का पीछा उस गति से किया जो जियान चेन की यात्रा से कहीं ज्यादा तेज थी। जियान चेन की गति सबसे तेज थी जो वह यात्रा कर सकता था। पर्वत श्रृंखला के माध्यम से उड़ते हुए उसने तेजी से जाने की कोशिश की, लेकिन पृथ्वी संत मास्टर बनने के बाद गति में वृद्धि होने के बावजूद पहाड़ की खड़ी जमीन जियान चेन के लिए उचित गति बनाने के लिए बहुत अधिक असमान थी। ये किसी भी तरह से उन चींटियों से बेहतर नहीं था जो उस पर उड़ रही थीं। कुछ ही देर बाद जियान चेन को कुछ गॉडकिलर चींटियों ने पकड़ लिया। कोई विकल्प न होने पर उसने अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड निकाली और उन पर कई वार करने शुरू कर दिए। धातु की ध्वनि की एक श्रृंखला के साथ बड़ी संख्या में गॉडकिलर चींटियां आसमान से नीचे गिरीं। उनके शरीर 2 टुकड़ों में बंट गए और उनमें से काला खून बहने लगा। इस देरी की वजह से कई अन्य चींटियां पहले ही उसे घेर चुकी थीं। कई चींटियां अपने झुंड के मृत शरीरों पर से गुजरी और बिना किसी डर के जियान चेन की ओर बढ़ीं। जियान चेन की हल्की पवन तलवार लगातार बाहर की ओर लगातार घूम रही थी, जिससे न केवल चींटियों की प्रगति रुक गई, बल्कि धीरे धीरे घेरे से बाहर निकलने का रास्ता भी बन गया। इसके बावजूद कुछ गॉडकिलर चींटियां थीं जिन्होंने जियान चेन की तलवार को तोड़ दिया और जियान चेन को काट लिया। चींटियों में से एक के तीखे दांतों ने जियान चेन की त्वचा को चीर दिया, जो आमतौर पर संत के हथियार से कटने से बच सकती थी, जैसे कि वह टोफू हो। जियान चेन ने काटने की बात को नजरअंदाज किया और बाहर निकलने के लिए चींटियां काटता रहा। अगर वह यहीं फंसा रहा तो जब और चींटियां इकट्ठी होंगी तो वह एक मृत अंत में फंस जाएगा। बहुत ज्यादा प्रयास के बाद जियान चेन आखिरकार आजाद हो गया और भाग गया।
उसका पूरा शरीर घाटी से बाहर उड़ गया। उसी समय उसने एक हाथ उठाया और उस चींटी के सिर को पूरी तरह कुचल दिया जिसने उसे काटा था, जिससे काला खून हर जगह फैल गया। जहां तक जियान चेन के शरीर में काटे जाने के बाद प्रवेश करने वाले विष की बात है, तो उसके शरीर में रक्त प्रवाह ने तुरंत विष को बाहर निकाल दिया, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि गॉडकिलर चींटी का जहर डरावना था, लेकिन सिल्वर धारीदार सुनहरे सांप के जहर के सामने ये कोई काम नहीं था। उनके ठीक पीछे उड़ती हुई गॉडकिलर चींटियां अभी भी उनका पीछा कर रही थीं। अचानक जैसे ही जियान चेन एक छोटी सी चट्टान के पास से गुजरा, चट्टान में 1 मीटर चौड़े छेद से अचानक एक लाल रंग का अजगर निकला, जो अपना मुंह खोले जियान चेन की ओर उड़ चला। हालांकि जियान चेन की बढ़ी हुई जागरूकता के कारण उसने अजगर को चकमा देने के लिए तुरंत अपना शरीर घुमाया। मुट्ठी उठाकर उसने अजगर के सिर पर जोरदार प्रहार किया। सिर पर चोट लगने के बाद सांप स्तब्ध होकर जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि वह संभल पाता, उसे चींटियों ने घेर लिया और दर्जनों नुकीले दांतों से उसे फाड़ डाला। हिस टिल्डर टिल्डर, अजगर दर्द से चिल्लाया, इससे पहले कि उसका शरीर फटने लगे। अगले ही पल उसका शरीर उड़ गया और उसके टुकड़ों से आसमान भर गया। विशालकाय अजगर के हर टुकड़े को गॉडकिलर चींटियों ने जल्दी से उठा लिया। असंख्य चींटियों ने अजगर के टुकड़ों पर झुंड बना लिया और कुछ ही सेकंड में अजगर को इस तरह से साफ कर दिया गया कि उसकी हड्डियां भी गायब हो गईं। यहां तक कि बहता हुआ खून भी अब दिखाई नहीं दे रहा था। जियान चेन बहुत पहले ही इस जगह से गायब हो चुका था और गॉडकिलर चींटी की समझ से बाहर एक जगह पर भाग गया था। विषैले पहाड़ों के क्षेत्र के बाहर 20 लोगों का एक समूह इकट्ठा हुआ था। हर कोई उस जगह की ओर इशारा करके अंदाजा लगाने लगा कि अंदर क्या है। एक व्यक्ति ने पूछा, मैं कहता हूं कि अंदर खजाना जरूर है, लेकिन हम इस अजीब जगह के अंदर कैसे पहुंचे? ऐसी भगवान त्यागी जगह में खजाना कैसे हो सकता है? इसके अलावा वह गुलाबी धुंध निश्चित रूप से जहरीली है, आखिर कौन अंदर जा पाएगा? इतना जहरीला कोहरा यहां बिना किसी कारण के नहीं हो सकता। ये जगह निश्चित रूप से अजीब है और इसमें जरूर कोई रहस्य छिपा होगा। क्या कोई मजबूत विशेषज्ञ यहां एकांत में रह सकता है? मैंने सुना है कि विशेषज्ञ स्तर के कुछ वरिष्ठ लोग अक्सर कुछ उच्च स्तरीय जादुई जानवर और अन्य सुरक्षा उपाय स्थापित करते हैं ताकि वे शांति से साधना कर सकें। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि यहां भी यही मामला है। मैं आपकी बात समझ सकता हूं, लेकिन इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहां का विशेषज्ञ जहर विशेषज्ञ ही होना चाहिए। मेरा कहना है कि हमें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। अगर हम यहां के विशेषज्ञ को परेशान करेंगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तुम ऐसे शब्द कैसे कह सकते हो? कौन कहता है कि हम विशेषज्ञ को नाराज करेंगे या उससे पीड़ित होंगे? क्या तुमने भाग्यशाली मुठभेड़ शब्द नहीं सुने हैं? अगर यह विशेषज्ञ उदार है तो हम संभवतः उसके शिष्य बन सकते हैं और ड्रैगन के द्वार को फांदने वाले काप बन सकते हैं। मेरी नज़र में यह एक शानदार मौका है। 20 आदमी जहरीली धुंध के सामने आपस में चर्चा करते रहे और इस बात पर बहस करते रहे कि आखिर अंदर क्या हो सकता है। अरे देखो, कोई बाहर आ रहा है, किसी की आवाज गूंजी। तुरंत सभी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि आखिर कौन इस जहरीले बादल से इतनी बुरी तरह भाग रहा है। अध्याय 295 टोकन एकत्रित करना। उस व्यक्ति को जहर से डर नहीं लगता। उसके पास कोई शक्तिशाली विषुण गोली या कोई ऐसा खजाना जरूर होगा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। देखो वह कितना कमजोर दिख रहा है, उसने पहाड़ों में जरूर कुछ झटके खाए होंगे। मुझे लगता है कि उसकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं है। तो फिर मामला सुलझ गया। चलो उसे अपना खजाना या गोली सौंप देते हैं और हम खुद अंदर जाकर जांच करते हैं। इतने सारे लोगों के साथ हम निश्चित रूप से कुछ लाभ कमाएंगे। सभी पुरुषों ने सहमति में जयकार की तथा उनके चेहरे उत्साह से चमक उठे। जल्दी ही वह आकृति नजर आए। उसका सफेद लबादा जगह जगह से फटा हुआ था और खून ने सफेद लबादे को लाल कर दिया था। उसके युवा शरीर पर हर जगह चोटें दिख रही थीं जो किसी काले तरल पदार्थ से सने हुए थे, और हर कोई देख सकता था कि यह युवक 20 साल से ज्यादा उम्र का नहीं हो सकता। यह आदमी जियान चेन था। जहरीले पहाड़ से बचकर निकलने के बाद जियान चेन ने ताजी हवा की गहरी सांस ली। उसे गॉडकिलर चींटियों के झुंड ने पीछा किया था और वह एक दयनीय स्थिति में फंस गया था, लेकिन वह भागने में भाग्यशाली था। कुछ दूर खड़े 20 आदमियों को देखते हुए उसने शांति से मुट्ठी भर मिट्टी ली और अपने काले हाथ को पोंछा। फिर उसने अपने स्पेस रिंग से एक तौलिया लिया और उसे पोंछना शुरू कर दिया। यह एक अंतरिक्ष वलय है। यह देखकर कि कैसे जियान चेन ने एक तौलिया निकाला, एक व्यक्ति आश्चर्य में चिल्लाया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह कहां से आया था। तो उसके पास स्पेस रिंग है।
पूरा समूह उत्साह और लालच से भर गया और खुश मुस्कान के साथ उसे देखने लगा। तुरंत एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जियान चेन को चिल्लाते हुए कहा, बच्चे, तुम कौन हो और तुम इस जहरीली धुंध से भागकर यहाँ कैसे आए? खड़े होकर जियान चेन ने एक बार फिर समूह की ओर देखा। उनमें से ज्यादातर 30 से 40 साल के लग रहे थे, जबकि उनकी ताकत महान संत मास्टर से लेकर शिखर महान संत मास्टर स्तर तक थी। आपका सवाल बहुत अजीब है। अगर मैं इस जगह में प्रवेश करने में सक्षम था तो स्वाभाविक रूप से मैं इस जगह से बाहर भी निकल पाऊंगा। जियान चेन ने समूह की ओर एक दयालु मुस्कान के साथ बेफिक्र होकर बात की। जियान चेन की घूरती निगाहों को न समझते हुए उस आदमी ने पूछना जारी रखा, आपको जहर से डर क्यों नहीं लगा? आखिर आपने इससे प्रतिरक्षित होने के लिए क्या इस्तेमाल किया? जियान चेन ने हंसते हुए कहा, आपको ये बताना बहुत असुविधाजनक होगा। ये सुनकर अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने दोस्तों की तरफ एक नजर डाली। उसके हाथ हिलाने से पूरे समूह ने जियान चेन को घेर लिया। बच्चे, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस अपनी स्पेस रिंग हमें सौंप दो और हमें बताओ कि तुम जहर से कैसे प्रतिरक्षित हो पाए। फिर हम तुम्हें जाने देंगे। आदमी ने आदेश दिया। ये सही है, हम अनावश्यक वध के पक्षधर नहीं हैं। ये देखते हुए कि तुम इतने युवा हो, तुम्हारे सामने अभी भी एक लंबी जिंदगी है। बस आज्ञाकारी ढंग से अपना स्पेस रिंग सौंप दो और हमें बताओ कि तुम जहर से कैसे बचे। एक दुबले पतले दिखने वाले आदमी ने कहा। बच्चे, तुम्हारी त्वचा कितनी बेदाग है, ये देखते हुए तुम्हें दर्द सहने की आदत नहीं होगी। एक अच्छा लड़का बनो और हमें वह बताओ जो हमें जानना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सुंदर चेहरा नहीं रहेगा। फिर हमें एक अच्छी महिला न मिलने का दोष मत दो। एक और भयंकर दिखने वाले व्यक्ति ने दबी हुई आवाज में कहा। हालांकि उसके शब्द सीधे साधे थे, लेकिन उनमें हास्य की भावना थी। जियान चेन ने समूह को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह देखते हुए कि आप इतने बुरे लोग नहीं लगते, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा। अपने टोकन सौंप दो और मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगा। इन शब्दों से समूह में हड़कंप मच गया। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि उनमें से एक ने कहा, यह बच्चा कितना घमंडी है, सभी लोग आकर इसे शर्मिंदा करें। मुझे इजाजत दो। एक बड़े आदमी ने आगे बढ़कर जियान चेन की ओर मुट्ठी उठाने की पेशकश की। मुट्ठी को आते देख जियान चेन ने अपना सिर हिलाया और फिर अपना दाहिना हाथ मुट्ठी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया। थोड़ी सी ताकत के साथ हड्डियों के टूटने की आवाजें सुनी जा सकती थी, क्योंकि जियान चेन ने उस आदमी के हाथ को कुचलना शुरू कर दिया था। आह, छोड़ो छोड़ो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। आदमी दर्द से चिल्लाया और उसने खुद को खींचने की कोशिश की। यह दृश्य देखकर अन्य लोग आश्चर्यचकित हो गए तथा उनके चेहरे धीरे धीरे गंभीर हो गए। हम कितने अंधे हैं कि यह नहीं देख पाते कि यह लड़का बहुत प्रतिभाशाली है। भाइयों, उसे पकड़ो। इस पर बाकी लोगों ने हमला करने के लिए अपने संत हथियार निकाल लिए। जियान चेन ने अपनी 2 उंगलियां फैलाईं और उनमें से तलवार क्यूई सीधे 1 फुट की लंबाई तक पहुंच गई। एक हल्की रोशनी के साथ तलवार क्यूई एक बार टिमटिमाए और फिर नजरों से ओझल हो गई। 1 सेकंड के भीतर जियान चेन ने कम से कम एक बार प्रत्येक सदस्य के चारों ओर चक्कर लगाया। जैसे ही वह फिर से प्रकट हुआ, सभी पुरुषों के कपड़े तुरंत कपड़े की पट्टियों में बदल गए। एक पल में साफ सुथरे और व्यवस्थित कपड़े उनके पैरों के नीचे ढेर में गिर गए और बिना किसी खरोंच के उनके शरीर दिखाई देने लगे। 20 आदमी दंग रह गए। अपने कपड़ों के नष्ट हुए अवशेषों को घूरते हुए वे सभी हैरान होकर जियान चेन को देखने लगे। हर कोई, यह आपके हित में होगा कि आप अपने टोकन सौंप दें। जियान चेन हर किसी को एक आश्चर्यजनक मुस्कान के साथ पास खड़ा था। तुम एक पृथ्वी संत मास्टर हो, एक आदमी ने डर के मारे चिल्लाया। जब उसने अपने सवाल की पुष्टि करने के लिए पूछा तो उसकी आवाज में पूरी तरह से अविश्वास का स्वर था। उसकी बात सुनकर सभी लोग घबरा गए और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वे सचमुच विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनके सामने खड़ा ये 20 वर्षीय युवक किसी तरह से पृथ्वी संत मास्टर स्तर का विशेषज्ञ था। अरे वाह, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये सोचना कि पहला युवा जिसे हम देखते हैं वह वास्तव में एक पृथ्वी संत गुरु है। स्वर्ग ने हमें कैसे त्याग दिया है। एक आदमी ने जियान चेन पर अपना स्पेस बेल्ट फेंकने से पहले आह भरी। टोकन वहां है, मुझे डर है कि आप सोचेंगे कि हम कुछ छिपा रहे हैं, इसलिए बेझिझक खुद ही देख लें। उसके बाद बाकी लोगों ने भी कुछ हिचकिचाहट के साथ अपनी स्पेस बेल्ट नीचे फेंक दी। भारी मन और निराश भाव के साथ वे निराशा में नीचे देखने लगे, जो कि उनकी पहले की प्रतिक्रिया के विपरीत था। इसके साथ ही जियान चेन ने टोकन निकाले और उन्हें गिनना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर लगभग 150 टोकन थे।
अन्य किसी भी वस्तु को छुए बिना उन्होंने स्पेस बेल्ट वापस कर दी और वहां से चले गए। पूरा मैदान पिछली लड़ाइयों से भरा हुआ था। जियान चेन के पूरे इलाके में घूमते समय हर जगह लाशें दिखाई दे रही थीं। पहले वह आसानी से टोकन ले लेता था, लेकिन अब जब प्रतियोगिता का ये दौर खत्म होने वाला था, तो व्यावहारिक रूप से सभी टोकन कुछ विशेषज्ञों या मजबूत महान संत गुरुओं के समूह के हाथों में थे। जो लोग अकेले या एक छोटे समूह के साथ यात्रा कर रहे थे, उनके टोकन का पूरा संग्रह पहले ही छीन लिया गया था। 2 दिन बाद जबकि जियान चेन ने बहुत से लोगों से मुलाकात की, मुनाफा उतना अच्छा नहीं था। कुल मिलाकर उसने केवल 100 टोकन ही कमाए थे। हालांकि अब वह स्पेस बेल्ट से खाने पीने और कपड़ों के अलावा बाकी सब कुछ खाली कर रहा था। एक सुनसान इलाके में चलते हुए जियान चेन ने देखा कि 200 से ज्यादा लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। लड़ाई बहुत भयंकर लग रही थी और कई लोग पहले से ही जमीन पर खून से लथपथ मर रहे थे। कुछ समय बाद लड़ाई धीमी पड़ने लगी और 20 आदमी बचे रह गए। वे सभी घायल थे और उनके शरीर से लगातार खून बह रहा था। 20 लोग एक ही समूह के थे और उन्होंने अपने घाव साफ करने शुरू कर दिए। कुछ अधिक सक्षम शरीर वाले लोगों ने कुछ निशानियां खोजने के लिए युद्ध के मैदान की सफाई शुरू कर दी। टोकन संग्रह समाप्त होने के बाद सक्षम शरीर वाले पुरुषों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। वे तुरंत घायल साथियों पर झपटे और उन पर हमला कर दिया। जो भाई अपनी अपनी तरफ से लड़ रहे थे, वे चौंक गए और कटकर जमीन पर गिर पड़े। कैसे? तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? जिसका दिल टूटा था उसने तुरंत दूसरे आदमी की ओर अविश्वास से देखा। तुम्हें पहले ही बहुत गंभीर चोटें लग चुकी हैं। तुम इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहोगे। मैं सिर्फ तुम्हारी यात्रा को तेज कर रहा हूं और तुम्हें तकलीफ से बचा रहा हूं। उनमें से एक बोला, तुम्हें इसके लिए दंड मिलेगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, वो जमीन पर गिरकर मर गया। इसके बाद बचे हुए लोगों ने उसके मृत शरीर से टोकन ले लिए और क्षेत्र छोड़ दिया। जैसे ही ये लोग जाने वाले थे, एक सफेद वस्त्र पहने युवक अचानक कहीं से प्रकट हुआ और उनका रास्ता रोक लिया। ये व्यक्ति जियान चेन था। साथी भाइयों, आप कितने निर्दयी हैं। चंद टोकन के लिए आप अपने साथ लड़ने वाले एक दोस्त को मारने के लिए तैयार थे। जियान चेन ने बिना किसी भावना के शांति से बात की। तुम कौन हो? जियान चेन को देखकर सभी लोग तुरंत सतर्क हो गए और अपने अपने संत हथियार उठाकर उसे खतरनाक तरीके से देखने लगे। तुम्हारा हत्यारा। जियान चेन ने तुरंत अपना हाथ उठाया और उसकी उंगलियों से तलवार क्यूई का 2 फुट लंबा ब्लेड निकला। एक झटके में वो पुरुषों की ओर भागा और उनकी गर्दन पर वार करना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ महान संत गुरु थे और जियान चेन की हरकतों पर नजर रखने में पूरी तरह से असमर्थ थे। जब तक उनकी गर्दनें कट चुकी थीं, वे सदमे में जमीन पर गिर सकते थे। मृत लाशों के पास जाकर जियान चेन ने उनके स्पेस बेल्ट में कुल 200 से ज्यादा टोकन गिने। ये कल की फसल से कहीं बेहतर था। अचानक जियान चेन के चारों ओर की मिट्टी ने उसे घेर लिया, जिससे उसकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई। अपने पूरे शरीर पर पृथ्वी संत बल के साथ एक अज्ञात व्यक्ति ने अपनी ब्लेड को प्रकाश में चमकते हुए जियान चेन के सिर पर वार किया। एक खर्राटे के साथ जियान चेन ने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि रेत उनमें न जाए। हल्की हवा की तलवार तुरंत उसके हाथ में आ गई और एक ही झटके में बाहर निकलने का रास्ता बना दिया। डिंग! पृथ्वी के हर जगह उड़ने के साथ जियान चेन की हल्की पवन तलवार ने तेज आवाज के साथ दुश्मन की तलवार से संपर्क किया। अध्याय 296 बैलिस्टास। अपनी तलवार को प्रतिरोध का सामना करते देख दुश्मन सदमे में चिल्लाया और फिर एक बार फिर अपनी तलवार वापस लाकर जियान चेन पर वार किया। जियान चेन की तलवार फिर से एक झटके में गायब हो गई, जिससे दूसरे व्यक्ति को केवल तलवार के उस पर तेजी से वार किए जाने की आवाज सुनाई दे रही थी। पृथ्वी ने उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया था, लेकिन उसकी ताकत के कारण यह उसकी लड़ने की क्षमता पर बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं था। एक पल में जियान चेन और उस आदमी ने एक दूसरे पर कई वार किए और फिर उस आदमी के खुलेपन का फायदा उठाते हुए अपनी तलवार बिजली की गति से उसके गले की ओर बढ़ा दी। तलवार बहुत तेज थी और एक पल में ही वह उस आदमी की आंखों के ठीक सामने आ गई। तलवार की नोक से निकलने वाली तलवार क्यूई की तेज मात्रा पहले से ही उसके गले में चुभने लगी थी। वह आदमी चौंक कर चिल्लाया, लेकिन अपनी मजबूत ताकत के साथ अपनी मौत के कगार पर उसने जल्दी से अपना संत हथियार वापस ले लिया। अपनी गर्दन की रक्षा के लिए उसे गर्दन के ऊपर से ले जाते हुए उसने एक साथ जियान चेन को पीछे की ओर लात मारी। लाइट विंड स्वॉर्ड ने आदमी की तलवार में वार किया और उसमें गहरा गड्ढा बना दिया, जबकि जियान चेन के बाएं हाथ ने संत बल की एक भयंकर मात्रा के साथ आदमी के पैर पर प्रहार किया। कच! हड्डियां टूटने की आवाजें सुनाई दे रही थी क्योंकि उस आदमी का पैर तुरंत फ्रैक्चर हो गया था।
झटके की ताकत ने उस आदमी को जियान चेन से दूर पीछे की ओर उड़ा दिया। जियान चेन ने मौके का फायदा उठाते हुए मिट्टी के बाड़े से छलांग लगाए और अपने हमलावर को भूरने लगा। उसने देखा कि वह आदमी भूरे रंग का लबादा पहने एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी था, जिसकी कद काठी अपेक्षाकृत छोटी थी, लेकिन उसकी आंखें भयंकर थीं। उसकी दाढ़ी लंबी थी और तलवार लगभग उसकी लंबाई जितनी ही लंबी थी। जियान चेन ने उस आदमी को ठंडे भाव से देखा। किस समय एक पृथ्वी संत मास्टर को किसी पर पीछे से छिपकर हमला करना पड़ता है। ये सुनकर अधेड़ उम्र के आदमी ने नाक भान सिकोड़ी, हम इतना धर्मी मत बनो। ये सबसे योग्य की उत्तरजीविता है। जो भी अंतिम जीत हासिल करता है वह विजेता होता है, चाहे वह इसे कैसे भी करे। आदमी ने जियान चेन को घूरते हुए कहा, बच्चे, तुम इतने बुरे नहीं दिखते, लेकिन तुम्हारी ताकत अविश्वसनीय है। इतने युवा, फिर भी पहले से ही एक पृथ्वी संत मास्टर। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। जियान चेन मुस्कुराया, अब क्या आप अपने टोकन सौंपना चाहते हैं या मैं उन्हें आपसे ले लूं? तुम्हारी यह कितनी बड़ी ढिठाई है कि तुम मेरे टोकन लेना चाहते हो। देखते हैं कि तुम में ऐसा करने की ताकत है या नहीं। आदमी ने एक बार फिर लड़ने की तैयारी में अपनी तलवार लहराने से पहले नाक भान सिकोड़ी। उसी समय पृथ्वी से जुड़ी बड़ी मात्रा में सेंट फोर्स उसके शरीर पर कवच की तरह जमने लगी, जिससे उसे रक्षा का एक बहुत मजबूत रूप मिल गया। जियान चेन की तलवार अविश्वसनीय रूप से तेज थी। एक ही पल में तलवार के एक वार को विभिन्न कोनों से देखा जा सकता था। प्रत्येक छाया छवि को नकली से असली में अंतर करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। अभी जियान चेन के हमलों के तहत मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पास सांस लेने का भी समय नहीं था। हताश होकर पीछे हटते हुए उसका शरीर तलवार के घावों से भर गया था, क्योंकि उसका पृथ्वी से जुड़ा सेंट फोर्स कवच लगभग नष्ट हो चुका था। वह अब और नहीं टिक पाएगा। वह आदमी अब अवाक रह गया। उसने नहीं सोचा था कि जियान चेन इतना ताकतवर होगा, भले ही वह एक अर्थ सेंट मास्टर था। ताकत के एक ही स्तर पर होने के बावजूद वह उसके खिलाफ बिल्कुल भी लड़ने में सक्षम नहीं था, खासकर जियान चेन की तलवार के खिलाफ। तलवार इतनी तेज थी कि वह उसके खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था, और तलवार की दर्पण छवियों की मात्रा ने उसे पहले ही चकित कर दिया था। ये जानते हुए कि वह पराजित हो चुका है, उसने लड़ने की इच्छा छोड़ दी। पृष्ठभूमि से दूर छलांग लगाते हुए वह भागने के साधन के रूप में दृष्टि से ओझल होकर जमीन में समा गया। आदमी की इस अजीब हरकत ने जियान चेन को हैरान कर दिया था। यह देखकर कि वह आदमी कैसे जमीन में गायब हो गया, जियान चेन हैरान रह गया था। यह पहली बार था जब उसने इस तरह से भागने का तरीका देखा था। आदमी की भागने की तकनीक उसे पूरी तरह से अमूर्त नहीं बनाती थी। उसकी हर हरकत के साथ मिट्टी का एक छोटा सा ढेर ऊपर उठता हुआ दिखाई देता था। कोई भी व्यक्ति जिसकी आंखें तेज हो उसे पहचान सकता था। हल्का सा मुस्कुराते हुए जियान चेन ने हवा में 30 मीटर आगे छलांग लगाई और फिर अपनी चमकती हुई हल्की पवन तलवार को बिजली की गति से मिट्टी के एक छोटे से पैकेट पर गिरा दिया। पच! जैसे ही तलवार जमीन पर गिरी, खून का एक बड़ा फव्वारा हवा में फूट पड़ा। जियान चेन की तलवार क्यूई किसी तरह से उस अधेड़ उम्र के आदमी के शरीर में घुस गई थी। उस आदमी को चौंकने का समय नहीं मिला। अब वह तेजी से भागने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी गलतियों से सीखा और जमीन में और गहराई तक गोता लगाया, जहां उसे देख पाना असंभव था। जबकि जियान चेन हवा में उड़ने में असमर्थ था, वह कम से कम एक बड़ी मात्रा में सेंट फोर्स की कीमत पर कुछ समय के लिए आसमान में मंडरा सकता था। हवा में 30 मीटर ऊपर तैरते हुए उसकी ठंडी आंखें जमीन पर टकटकी लगाए हुए थीं और किसी भी संभावित दिशा की तलाश कर रही थी जहां से वह आदमी भाग सकता था। उस आदमी के गहरे भूमिगत गोते लगाने के कारण जियान चेन के लिए उसे पहचान पाना असंभव था। कुछ ही सेकंड बाद घास का एक छोटा सा टुकड़ा हल्का सा हिलने लगा। चौंककर जियान चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत नीचे की ओर वार किया, क्योंकि उसकी तलवार से तलवार क्यूई ने उस क्षेत्र को कवर करना शुरू कर दिया था। तलवार क्यू ने बाल्टी में पानी की तरह पूरे क्षेत्र को भर दिया और पूरे क्षेत्र को काटना शुरू कर दिया। साले, ज्यादा मत करो, वह आदमी चिल्लाया और खून से लथपथ जमीन से उछल पड़ा। जमीन पर उतरते हुए जियान चेन ने बिना कुछ कहे उस आदमी पर हमला कर दिया। अधेड़ उम्र के उस आदमी ने पहले भी उस पर छिपकर हमला किया था, और अगर यह बात सच न होती कि वह आदमी इतना ताकतवर नहीं था, तो उसके ब्लेड ने जियान चेन को मार डाला होता और उसे बेजान बना दिया होता। इसके अलावा वह अधेड़ उम्र का आदमी एक पृथ्वी संत गुरु था जो विवेक से काम कर रहा था। 10 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद इस आदमी ने बहुत सारे टोकन जमा कर लिए होंगे, जो कि जियान चेन चाहता था। भाड़ में जाओ कमीने, मैं इस दिन को याद रखूंगा। मैं तुम्हारा यह एहसान 100 गुना लौटाऊंगा। आदमी ने गुस्से में कसम खाए।
बिना किसी हिचकिचाहट के वह वापस भूमिगत हो गया और नजरों से ओझल हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो? जियान चेन बोला। कुछ कठिनाई के साथ उसने अपनी तलवार से उस आदमी को एक बार फिर भूमिगत से बाहर धकेल दिया। जियान चेन की तलवार उसके हाथ में नाचने लगी जब तलवार क्यूई की एक मजबूत मात्रा उस आदमी पर हमला करने के लिए उड़ी। जमीन के नीचे से खून की धार फूटने के साथ ही गंदगी हवा में उड़ गई। जब वह आदमी भागने के लिए इस भूमिगत तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था तो वह बहुत गहराई तक नहीं जा सका और उसकी हरकतें अभी भी दिखाई दे रही थीं। जियान चेन के लिए यह इतना ध्यान देने योग्य था कि वह ऐसा वार करने में सक्षम था। एक बार फिर उस आदमी को जमीन से ऊपर उठाया गया। उसे सांस लेने का एक भी मौका दिए बिना जियान चेन की तलवार क्यूई ने तुरंत उस क्षेत्र को ढक दिया जहां मध्यम आयु वर्ग का आदमी खड़ा था। उस आदमी ने खुद को सबसे बुरे हालात के लिए तैयार करने की कोशिश की, लेकिन अपनी गंभीर चोटों के कारण वह बहुत धीमा हो गया था। अब वह पहले जैसा फुर्तीला नहीं रहा। वह सिर्फ 2 तलवारों के वार से ही बच पाया और आखिरकार उसके कंधे पर तलवार का तीसरा वार हुआ। दर्द भरी चीख को दबाते हुए उसका चेहरा चोट के कारण बेतरतीब ढंग से मुड़ गया। उसी समय चौथा वार उस पर हुआ। घबराकर वह आदमी एक तरफ मुड़ गया, जिससे तलवार बिना किसी परेशानी के उसकी गर्दन के पास से निकल गई। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, तलवार उसकी गर्दन की ओर बढ़ गई और उसे काट डाला। पच! जैसे ही उस आदमी का सिर कटा, खून का एक और खंभा हवा में उछला, जिससे खून हर जगह फैल गया। उस आदमी से स्पेस बेल्ट लेते हुए जियान चेन ने कुल 400 टोकन गिने। इसके अलावा एक पर्पल कार्ड, 3 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर और कई सौ पर्पल सिक्के भी थे। यह एक बहुत ही भरपूर फसल थी। सब कुछ इकट्ठा करने के बाद जियान चेन उस क्षेत्र से चला गया। मैदानों में टहलते हुए जियान चेन अपनी यात्रा पर टोकन इकट्ठा करना जारी रखता है, लेकिन चीजें उतनी लाभदायक नहीं थी जितनी पिछली बार जब उसने छोटे आदमी से टोकन लिए थे। 3 दिनों की यात्रा के बाद जियान चेन ने लगभग 500 टोकन जमा कर लिए थे। हालांकि वह अनगिनत प्रतियोगियों से मिला था, लेकिन उनके सभी टोकन पहले ही किसी ने ले लिए थे और उनके पास जीने के लिए केवल बुनियादी जरूरतें ही बची थीं। 3 दिन बाद जियान चेन मैदानों को पार करके एक विशाल घास के मैदान में पहुंच गया। घास का हर एक पत्ता लगभग एक व्यक्ति की आधी ऊंचाई का था, जिससे कमर से नीचे की कोई भी चीज देखना मुश्किल हो गया था। घास में अनगिनत छुपे हुए वाइपर थे। कुछ वाइपर तो लगभग 1 मीटर चौड़े थे और उनका जहर इतना शक्तिशाली था कि वे 4 घंटे में एक महान संत मास्टर को मार सकते थे। वे स्वभाव से बहुत ही गुप्त थे, घास में छिपे रहते थे, बिना हिले डुले वे एक भी आवाज नहीं निकालते थे। घास के सहारे कोई भी ये पता नहीं लगा पाता था कि ये वाइपर वहां है। कभी कभी जियान चेन के पैर में हल्का सा डंक लग जाता था, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से बेकार था। 1000 प्रतिरक्षा ने उसे विष से प्रतिरक्षित कर दिया था। इस समय हवा में एक तीखी चुभने वाली आवाज सीटी की तरह सुनाई दे रही थी। जियान चेन की आंखें ठंडी होकर सिकुड़ गईं क्योंकि हल्की हवा की तलवार आने वाले हमले को रोकने के लिए तैयार थी। क्लैंग! जियान चेन की बाह में एक जोरदार झटका महसूस हुआ और वह सुन्न हो गई। उसे जो चोट लगी थी उस पर नजर डालते हुए वह शुद्ध स्टील से बना एक काला क्रॉसबोल्ट देख सकता था, जिसे एक अनोखे तरीके से और भी सख्त बनाने के लिए गढ़ा गया था। फुट! एक और सीटी की आवाज सुनाई दी। एक हाथ के आकार का क्रॉसबोल्ट घास से निकलकर जियान चेन की ओर उड़ाया। जियान चेन की हल्की पवन तलवार हवा में नाचने लगी जब वह क्रॉसबोल्ट से टकराई, जिससे एक और कंपन जियान चेन की बाह तक पहुंचा और उसे सुन्न कर दिया। क्रॉसबोल्ट को रोकने के बाद जियान चेन हवा में उछला और घास की नोक के पार उस दिशा में उड़ गया जहां से क्रॉसबोल्ट दागे गए थे। उस दौरान क्रॉसबोल्ट ने जियान चेन पर लगातार फायर किया। जियान चेन ने एक भी शॉट को रोके बिना हर शॉट को चकमा दिया। रास्ते में कुल 10 क्रॉसबोल्ट थे जिन्हें जियान चेन को दूर करने के लिए मजबूर होना पड़ा और 20 क्रॉसबोल्ट को उसने सफलतापूर्वक चकमा दिया। जियान चेन शीघ्रता से उस स्थान पर पहुंचा जहां क्रॉसबोल्टों पर गोली चलाई जा रही थी। उसने देखा कि घास के बीच 3 बैलिस्टा छिपाए गए थे, जबकि 5 मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति बैलिस्टा में गोला बारूद भरने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जियान चेन ने वेक सिटी में पहले भी इस तरह के बैलिस्टा देखे थे। ये काफी उच्च गुणवत्ता वाले थे। बैलिस्टा जिस बल से क्रॉसबोल्ट को निकाल सकता था वह काफी मजबूत था और एक ही शॉट में कई क्लास 2 मैजिकल बीस्ट को भेज सकता था। ये क्लास 4 मैजिकल बीस्ट को मारने में भी सक्षम थे और यहां तक कि एक महान संत मास्टर भी इनमें से किसी एक से क्रॉसबोल्ट शॉट को नहीं हटा पाएगा। हालांकि जियान चेन ये कल्पना नहीं कर सकता था कि ये लोग इन उपकरणों को इस स्थान पर कैसे लाने में कामयाब रहे। अध्याय 297 महान लड़ाई।
ये देखकर कि जियान चेन को कोई चोट नहीं लगी थी, बल्कि क्रॉसबोल्ट के बावजूद वह और करीब आ रहा था, बैलिस्टा की आपूर्ति कर रहे लोग तुरंत चौंक गए। बकवास, यह एक पृथ्वी संत मास्टर है, चलो यहां से चले जाएं। उनमें से एक आदमी ने दूसरों पर चिल्लाया। तीनों बैलिस्टा को छोड़कर वे सभी अलग अलग दिशाओं में भाग गए ताकि जियान चेन उन सभी को एक साथ न पकड़ सके, जिससे उनके बचने की संभावना बढ़ गई। केवल एक पृथ्वी संत मास्टर ही क्रॉसबो बोल्टों की अंतहीन बौछार के बीच से अपना रास्ता बनाने में सक्षम होगा। अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान के साथ जियान चेन ने अपनी तलवार क्यूई को अपनी 2 उंगलियों से बाहर निकालने पर ध्यान केंद्रित किया। तलवार क्यूई उसकी उंगलियों से निकली और बिजली की तरह एक आदमी पर झपटी और फिर सीधे उसके गले में लगी और पीछे एक छेद छोड़ गई। जियान चेन ने तलवार क्यूई के 4 और धमाके उन लोगों पर दागे जो उससे दूर भाग रहे थे। धीरे धीरे उनके शरीर जमीन पर गिर गए, जिससे जियान चेन को उनके स्पेस बेल्ट का निरीक्षण करने का मौका मिला। इसके बाद जियान चेन ने अपने चेहरे पर संतुष्टि के भाव के साथ खुशी खुशी उन 5 से 30 टोकन एकत्र किए। 5 महान संत गुरुओं के लिए 30 टोकन एकत्र करने में सक्षम होना इस समय एक अविश्वसनीय रूप से कठिन कार्य था। ये देखते हुए कि वे इस छिपे हुए क्षेत्र में बैलिस्टा के साथ अनगिनत लोगों को कैसे मार सकते थे, महान संत गुरु और उससे कम शक्ति वाले किसी भी व्यक्ति के बचने की संभावना केवल 1% थी। दूसरे दिन जियान चेन आखिरकार घास के मैदानों से होते हुए आगे बढ़ गया, तभी उसे लोगों के एक बड़े समूह के पैरों के निशान दिखाई दिए। उनके पैरों के निशान देखकर जियान चेन ने अनुमान लगाया कि वे लगभग 100 लोग थे। वास्तव में यह कोई छोटा समूह नहीं था। जियान चेन ने उनके पदचिह्नों का अनुसरण करना शुरू किया, लेकिन एक खड़ी पर्वत श्रृंखला के पास पहुंच गया। पहाड़ बंजर था और घास का कोई निशान नहीं था। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी नीले आसमान में तलवार की तरह चुभ रही थी और उस पर चढ़ना बेहद खतरनाक लग रहा था। एक बार फिर से पदचिह्नों को देखते हुए जियान चेन ने पर्वत श्रृंखला पर चढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने चढ़ाई शुरू की, जियान चेन को दूर से युद्ध की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। इलाके का निरीक्षण करते हुए जियान चेन को पहाड़ के किनारे पर केवल कुछ आश्रयस्थल ही दिखाई दिए, लेकिन वह ये नहीं देख पाया कि लड़ाई वास्तव में कहाँ हो रही थी। ध्वनि पूरे इलाके में गूंज रही थी, जिससे ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया कि यह कहाँ से आ रही है। अपने आसपास की चीजों को देखते हुए जियान चेन की नजर आखिरकार 50 मीटर ऊंची एक पहाड़ी चोटी पर पड़ी। अचानक आगे की ओर छलांग लगाते हुए जियान चेन वहां की यात्रा करने लगा। चोटी के शिखर पर जियान चेन को अचानक 5 किलोमीटर दूर लोगों का एक बड़ा समूह लड़ते हुए दिखाई दिया। एक समूह के सामने एक अकेला नीला वस्त्र पहने हुए आदमी दुश्मनों के समूह के बीच से इतनी तेजी से निकल रहा था कि वे उसके कपड़ों को छू भी नहीं पा रहे थे। उसके हर वार से उसके दुश्मन जमीन पर गिरकर मर जाते थे। जियान चेन की आंखें कई बार चमक उठी जब उसने उस आदमी को लड़ते हुए देखा। वह आदमी एक पवन प्रधान पृथ्वी संत मास्टर लग रहा था, जो सैकड़ों महान संत मास्टर्स को आसानी से मार रहा था। लड़ाई कुछ समय तक जारी रही, जब तक कि 20 से कम महान संत मास्टर्स बचे नहीं। बचे हुए लोगों को पता था कि वे उसके सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते और लड़ने की उनकी इच्छाशक्ति खत्म हो गई। अपने स्पेस बेल्ट नीचे फेंककर वे तुरंत हर दिशा में भाग गए। उनका पीछा करने के बजाय पृथ्वी संत मास्टर्स ने अंतरिक्ष बेल्ट के भीतर सभी टोकन एकत्र करना शुरू कर दिया। अचानक जियान चेन 50 मीटर ऊंची चोटी से उस आदमी की ओर कूद पड़ा। अचानक जियान चेन की उपस्थिति का पता चलने पर वह व्यक्ति तुरंत समझ गया कि यह नया व्यक्ति उच्च स्तर का विशेषज्ञ है। इस भावना के साथ वह व्यक्ति और भी तेजी से टोकन इकट्ठा करने लगा। तेजी से चोटी से नीचे उतरते हुए जियान चेन अधेड़ उम्र के आदमी की ओर बढ़ा। कुछ ही पलों में वह 5 किलोमीटर की दूरी पार कर चुका था और उसने तेजी से अपनी तलवार से अधेड़ उम्र के आदमी पर वार किया। शेष स्पेस बेल्ट को साफ करने में असमर्थ उस व्यक्ति ने अपनी लंबी तलवार निकाली और जियान चेन पर वार करने से पहले उसे अपनी पवन संत शक्ति से बढ़ाया। दोनों संत हथियार एक दूसरे से टकराए, जिससे टक्कर से एक तेज शॉकवेव उत्पन्न हुई। ये शॉकवेव इतनी तेज थी कि उनके पैरों के नीचे दरारों का एक जाल दिखाई देने लगा। उसे एक वार के साथ जियान चेन का पैर अधेड़ उम्र के आदमी पर जा लगा। जियान चेन की हल्की पवन तलवार धुंधली चमक के साथ चमक उठी जब उसने उस आदमी पर 3 बार वार किया। उस आदमी की आंखों में चमक और भी बढ़ गई जब वह चिल्लाया, क्या शानदार तलवारबाजी तकनीक है। अपनी तलवार से जो चमकने लगी थी उसने जियान चेन की तलवार को रोक दिया। हवा के सेंट फोर्स के साथ आदमी की गति जियान चेन की तुलना में धीमी नहीं थी। दोनों योद्धाओं की तीव्र गति और उनकी तलवारों से आसपास की चट्टानें और यहां तक कि जमीन भी टूटने लगी तथा तेज आंधी चलने लगी।
जियान चेन के हाथ में तलवार तेजी से आगे बढ़ रही थी क्योंकि उसकी तलवारबाजी अजीब और अजीब होती जा रही थी। हरकतों के इस तेज बदलाव की वजह से हवा से जुड़े अर्थ सेंट मास्टर को भी बहुत ज्यादा तनाव महसूस हुआ क्योंकि उसने तलवार को रोक दिया जिससे वह धीरे धीरे ज्यादा नुकसान में चला गया। हर वार के साथ उस आदमी का चेहरा और भी गंभीर होता गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आज उसकी मुलाकात इतने युवा और मजबूत व्यक्ति से होगी। जियान चेन की उम्र के बावजूद वह पहले से ही 5वें चक्र के पृथ्वी संत मास्टर पर विनाशकारी हद तक दबाव डाल सकता था। अचानक जियान चेन की तलवार धुंधली हो गई और तुरंत कई दर्पण छवियों में बदल गई, जो इतनी अधिक थी कि उन्होंने आकाश को ढक लिया और उसके अंदर मौजूद आदमी को फंसा दिया। गंभीर भाव से वह आदमी पीछे की ओर उड़ गया क्योंकि उसके हाथ में तलवार सियान रंग की रोशनी से चमकने लगी थी। उसने अपनी तलवार आसमान की ओर उठाई और चिल्लाया, हवा का झोंका। तलवार पर लगी नीली रोशनी हजारों टुकड़ों में बिखर गई और फिर हवा में विलीन हो गई। अचानक उनके आसपास का इलाका भड़क उठा और पत्थर हवा में तैरने लगे और फिर एक विशाल बवंडर बन गया जिसके केंद्र में जियान चेन था। मानो अचानक किसी बड़े प्रतिबंध के बोझ तले दब गया हो, जियान चेन ने महसूस किया कि तूफान उसके शरीर को हर दिशा से खींच रहा है और उसे हवा में उड़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जियान चेन ने खुद को जमीन पर मजबूती से टिका लिया और अपनी जगह से हिले नहीं। हालांकि वह बवंडर की वजह से पीड़ित था, फिर भी जियान चेन ने खुद को जमीन पर ही रहने के लिए मजबूर किया। अगर उसका कोई भी पैर ढीला पड़ जाता तो उसका पूरा शरीर आसमान में उड़ जाता। आदमी की तलवार रोशनी में चमक उठी। तलवार को अभी भी सीधा ऊपर की ओर उठाए हुए वह एक बार फिर चिल्लाया, स्क्वॉल डांस। उस आदेश के साथ तूफान तेजी से उड़ने लगा, मानो हवा की हर धार एक तलवार हो जो जियान चेन के शरीर को काट रही हो। उसके कपड़े पहले से ही फटे जा रहे थे और उसके शरीर पर पहले से ही छोटे छोटे घाव दिखाई दे रहे थे। उसके शरीर से खून बहने लगा और हवा में बहने लगा। जब जियान चेन ने घावों को देखा तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। इस आदमी की ताकत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। यह आदमी अब तक का सबसे शक्तिशाली अर्थ सेंट मास्टर कहा जा सकता है। अचानक जियान चेन ने आसमान में एक ऐसी गर्जना की जिसे 10 मील की दूरी पर कोई भी सुन सकता था। उसका संत बल उसके शरीर से बाहर निकल आया। अपने पैरों से अत्यधिक प्रयास के साथ वह इतनी तेजी से बवंडर से बाहर निकल गया कि उसके नीचे की जमीन टूट गई। उसने अपने हाथ में चमकती हुई लाइट विंड स्वॉर्ड को उस आदमी की ओर इशारा किया। आदमी के चेहरे पर डर का भाव था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियान चेन बवंडर से बाहर भाग जाएगा, लेकिन कुछ कठिनाई के साथ उसने अपनी तलवार को जियान चेन की तलवार के लंबवत रखा। क्लैंग। दोनों संत हथियार आपस में टकराए और ऊर्जा की एक और लहर बाहर निकली, जिससे जियान चेन को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। उसकी हल्की पवन तलवार के चारों ओर एक चमकीली नीली और बैंगनी चमक दिखाई दी। एक चमक के साथ एक बैंगनी और नीले रंग की तलवार क्यूई बिजली की तरह तलवार से मध्यम आयु वर्ग के आदमी की ओर उड़ी। आदमी ने अपनी तलवार को अपने पास कस लिया। उस क्षण में जब तलवार क्यूई और उसकी तलवार का मिलन हुआ, तलवार के बीच में एक छेद दिखाई देने लगा। वह आदमी कांप उठा, उसके गले से कराहने जैसी आवाज निकली और उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा। कैसे? ये कैसे संभव है? वह आदमी अविश्वास से भरी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी तलवार के छेद को देखते हुए चिल्लाया। जियान चेन ने उसे जवाब देने के लिए रुका नहीं। अपनी तलवार लहराते हुए नीला और बैंगनी तलवार क्यूई एक बार फिर उस आदमी पर उड़ गया। उसके प्रतिद्वंद्वी ने चौंककर नीले और बैंगनी रंग की तलवार क्यूई को देखा। अब तक उसे पता चल चुका था कि वह इसे रोक नहीं सकता और सिर्फ हमले से बच सकता है। आगे बढ़ते हुए जियान चेन ने अपनी हल्की पवन तलवार उस आदमी की ओर बढ़ा दी। यह आदमी न केवल मजबूत था, बल्कि उसके पास 2 युद्ध कौशल भी थे, जिससे उसे संभालना काफी मुश्किल था। अगर यह नीला और बैंगनी तलवार क्यूई के लिए नहीं होता, तो जियान चेन उसे मारने में असमर्थ होता। अपनी तेज आंखों से उस आदमी ने जियान चेन की तलवार को देखा, जहां उसे नीले और बैंगनी रंग की तलवार क्यूई की हल्की चमक दिखाई दी, जिससे उसे तुरंत ही तलवार क्यूई और उसके संत हथियार पर लगी तलवार क्यूई के बीच संबंध समझ में आ गया। आदमी को पता था कि अब उसका कोई मुकाबला नहीं है। बिना देर किए वह आदमी तुरंत भागने के लिए मुड़ा और तुरंत ही नजरों से ओझल हो गया। उस आदमी को जाते देख जियान चेन ने एक सांस छोड़ी। वह आदमी एक पवन शक्तिशाली पृथ्वी संत गुरु था, इसलिए अगर वह जाना चाहता तो जियान चेन उसे पकड़ नहीं पाता। जियान चेन को अपने दिल में कुछ पछतावा होने लगा। उसने शुरू में सोचा था कि वह अच्छा मुनाफा कमा पाएगा क्योंकि यह आदमी बेहद मजबूत और सतर्क था। जैसे ही उसके प्रतिद्वंद्वी ने तलवार क्यूई को देखा, वह तुरंत जियान चेन से भाग गया, जो केवल निराशा में देख सकता था।
जियान चेन ने बाकी बची लाशों को कुछ झिझक के साथ देखा और फिर अपनी नज़र बाकी स्पेस बेल्ट्स की ओर घुमाई। कुल मिलाकर लगभग 30 टोकन थे। अगर उस आदमी ने बाकी टोकन नहीं लिए होते तो जियान चेन का मुनाफा शायद बहुत ज्यादा होता। इसके बाद जियान चेन शिकार की तलाश में पहाड़ों की ओर बढ़ता रहा। धमाका! अचानक दूर से एक तेज आवाज सुनाई दी, क्योंकि एक विशाल आग का गोला कहीं से प्रकट हुआ और जियान चेन की ओर उड़ाया। अध्याय 298 पीले कपड़े वाली लड़की। विशाल आग के गोले को हवा में उड़ते देख जियान चेन केवल सदमे में देखता रह गया, लेकिन जल्दी से वह अपने होश में आया और रास्ते से हट गया। धमाका! एक कान बहरा कर देने वाली आवाज सुनी जा सकती थी, क्योंकि आग का गोला उस जगह फटा जहां जियान चेन खड़ा हुआ करता था। पीछे छोड़ा गया गड्ढा लगभग 3 मीटर चौड़ा था और इसने अपने आसपास की पूरी जमीन को चीर दिया था और प्रभाव क्षेत्र में सब कुछ जला दिया था। ये देखकर कि गड्ढा कितना बड़ा था, जियान चेन की आंखें चौड़ी हो गईं और फिर वह चौंककर बुदबुदाया, यह एक जादुई क्रिस्टल तोप का प्रभाव क्षेत्र कैसा दिखेगा। कुछ सेकंड बाद एक और धमाके की आवाज सुनी गई, जब कुछ किलोमीटर दूर से एक और आग का गोला पास की एक पहाड़ी चोटी से उसकी ओर आया। जियान चेन ने उस चोटी पर कब्जा कर लिया जहां से आग का गोला गिरा था और तुरंत वहां पहुंच गया। एक झटके में जियान चेन उस क्षेत्र में पहुंच गया और चोटी पर चढ़ना शुरू कर दिया। चोटी इतनी बड़ी नहीं थी और इसकी परिधि केवल 10 मीटर थी। 5 मीटर के छेद में से एक के ऊपर एक गहरे काले रंग की जादुई क्रिस्टल तोप लगी हुई थी, जिसके सामने एक 30 वर्षीय युवक नीचे की ओर मुंह करके खड़ा था। उसकी आंखें नीचे जमीन पर लक्ष्य की तलाश में घूम रही थीं, लेकिन जिस तरह से वह ऐसा कर रहा था उससे वह एक चोर की तरह लग रहा था, जो एक हास्यास्पद दृश्य बना रहा था। जब जियान चेन ने जादुई क्रिस्टल तोप देखी तो उसे आहें भरने की इच्छा को रोकना पड़ा। उसने नहीं सोचा था कि उस पर फेंका गया आग का गोला जादुई क्रिस्टल तोप से था। भाड़े के सैनिकों की इस सभा में वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति था जो जादुई क्रिस्टल तोप लेकर आया था। उस समय युवक को एहसास हुआ कि उसके पीछे कुछ गड़बड़ है। हिंसक रूप से मुड़ते हुए वह चौंक गया, क्योंकि उसने देखा कि जियान चेन कितना युवा था, लेकिन जो बात उसे और भी चौंका रही थी वह ये थी कि वह कितनी चुपचाप उसके पीछे छिपकर आ रहा था, जैसे कि वह पहले से ही वहां था ही नहीं। बिना किसी हिचकिचाहट के युवक ने भागने की कोशिश में पहाड़ की चोटी से नीचे उतरने का फैसला किया। आंखों से ओझल होते हुए जियान चेन तुरंत युवक के पास आ गया। उसने युवक के कपड़े पकड़ लिए और उसे हवा में उछालकर वापस जमीन पर फेंक दिया। मुझे मत मारो, मैं तुम्हें अपनी निशानी दे दूंगा। युवक भागने की सारी उम्मीद खो चुका था और वह उन्मत्त स्वर में अपनी जान की भीख मांगने लगा। जियान चेन उस गड्ढे के किनारे खड़ा था जहां उसने युवक को फेंका था और ऊपर से उससे बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जेकब है, युवक ने उत्तर दिया। जियान चेन ने जेकब की ओर देखने से पहले उस विशालकाय तोप को देखा जो अभी भी सबसे ऊपर रखी हुई थी। क्या आप जानते हैं कि जादुई क्रिस्टल तोप कैसे लगाई जाती है? हाँ, मैंने बचपन से ही यह सीख लिया है। तोप के हर एक महत्वपूर्ण घटक से मैं भली भांति परिचित हूँ। अपनी आंखें बंद करके भी मैं जादुई क्रिस्टल तोप को तुरंत ही जोड़ सकता हूँ, जेकब ने हकलाते हुए कहा। जियान चेन के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान उभरी। क्या तुम जीना चाहते हो? हाँ, मैं करता हूँ। महान तलवारबाज, कृपया मुझे जाने दो, बदले में मैं जो कुछ भी चाहता हूँ उसे दे दूंगा। जेकब ने लगभग आंसू भरकर उससे विनती की। जियान चेन छेद में कूद गया और अपने स्पेस रिंग के भीतर से एक विशाल स्टील बॉक्स बाहर ले आया, जिससे छेद थोड़ा तंग लगने लगा। जियान चेन ने बॉक्स की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम मुझे दिखा सको कि जरूरी हिस्सों को कैसे जोड़ा जाता है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। इसके अलावा मैं तुम्हें इसके लिए इनाम भी दूंगा। ये सुनकर उस युवक के चेहरे पर खुशी के भाव थे, लेकिन साथ ही उस अद्भुत स्टील के बक्से को देखकर उसे थोड़ा अविश्वास भी हुआ। ये तोप का आधार है, जेकब ने उस हिस्से को देखते हुए बुदबुदाया। जेकब के इस आइटम के बारे में सुनने के बाद जियान चेन ने राहत की सांस ली। एडवांस्ड टियर मैजिकल क्रिस्टल तोप का हिस्सा उसके पास बहुत कम समय के लिए था। दुर्भाग्य से वह ये पता लगाने में असमर्थ था कि इसे कैसे इकट्ठा किया जाए और यह अब केवल कचरे के रूप में काम आ सकता है। यह आखिरकार उसके लिए तोप को इकट्ठा करने का मौका था। जियान चेन इस पर उत्साहित महसूस कर सकता था, क्योंकि यह विनाश का एक शक्तिशाली हथियार था जो एक अर्थ सेंट मास्टर को मारने में सक्षम था। यद्यपि वह पहले से ही एक पृथ्वी संत मास्टर था जो बिना किसी महत्वपूर्ण परेशानी के अन्य लोगों से लड़ सकता था, यह उन्नत स्तरीय जादुई क्रिस्टल तोप अभी भी कुछ उपयोग में ला सकती थी। इसे खोलो और देखो कि क्या इसे जोड़ा जा सकता है।
मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, जियान चेन ने बगल से कहा। जब तक यह एक जादुई क्रिस्टल तोप है तब तक यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं होगी। इसमें जो भी दोष या समस्या है मैं उसे ठीक कर सकता हूं। जेकब ने खुद पर बहुत विश्वास के साथ कहा और उसने स्टील के बक्से को खोला और उसमें रखी वस्तुओं को दिखाया। एक बॉक्स खोलने के बाद वह देख सकता था कि इस तोप को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री काफी अलग थी। एक चकित चीख के साथ वह चौंक कर बोला, यह एक उन्नत स्तर की जादुई क्रिस्टल तोप है। हे भगवान, इस प्रकार की तोप 20 किलोमीटर दूर तक फायर कर सकती है और एक पृथ्वी संत मास्टर को मार सकती है। क्या मैं अंधा हो रहा हूं? इस प्रकार की जादुई क्रिस्टल तोप ऐसी चीज है जिसके लिए कई देश लड़ेंगे और अपने लिए एक खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च करेंगे। जल्दी करो और इसे मेरे लिए इकट्ठा करो। जितनी जल्दी तुम ऐसा करोगे उतनी जल्दी तुम जा सकोगे, जियान चेन ने अधीरता से कहा। हाँ, मैं अभी इस पर काम करूंगा। अब जाकर जेकब को याद आया कि उसकी जान अभी भी खतरे में है। जेकब ने तुरंत ही अपने दोनों हाथों को हिलाना शुरू कर दिया और जल्दी से टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर दिया। 1 घंटे में उसने जियान चेन के नोट्स लेने और अध्ययन करने के लिए तोप को 3 बार जोड़ा और अलग किया। यद्यपि एक सामान्य तोप में लगभग 1000 टुकड़े होते थे, लेकिन जियान चेन की बुद्धि और संज्ञानात्मक क्षमता के कारण वह सब कुछ याद रखने में सक्षम था। एडवांस्ड टियर मैजिकल क्रिस्टल तोप पहले वाली तोप से भी बड़ी थी। अगर इसे उसी जगह पर बांधा जाए तो ये पूरे 10 मीटर की दूरी तय करेगी। अपने स्पेस बेल्ट से क्लास 5 मॉन्स्टर कोर निकालते हुए वह खुशी से बोला, मुझे इस तोप की ताकत का परीक्षण करने दो। जेकब ने पीड़ा भरी नजर से कहा, एडवांस्ड टियर मैजिकल क्रिस्टल कैनन में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। एक क्लास 5 मॉन्स्टर कोर का इस्तेमाल करना बेकार होगा, आपको उन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद ऊर्जा राक्षस कोर से तोप में प्रवाहित होती रही। धीरे धीरे तोप ने फायर करने की तैयारी शुरू कर दी क्योंकि ऊर्जा की एक विस्फोटक मात्रा तोप से बाहर निकलने लगी, जिससे सभी को एक खतरनाक खिंचाव महसूस हुआ। जेकब और जियान चेन एक तरफ खड़े होकर तोप को अचानक बिना किसी नुकसान के ऊर्जा का एक विस्फोट करते हुए देखते रहे। टकराना। एक बार जब ये चार्ज हो गया तो तोप से आग निकलने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। दोनों लोगों ने केवल एक चमकती हुई रोशनी को तोप से बाहर निकलते हुए देखा जो आसमान में उड़ गई और अंत में पास की एक पहाड़ी चोटी पर जा गिरी। टकराना। दूर से जियान चेन को हवा में हलचल महसूस हो रही थी। हवा में धुआं भर गया क्योंकि जिस चोटी पर गोली चलाई गई थी वह बड़े बड़े पत्थरों और टूटने की आवाज के साथ टूटने लगी। जहां तक ऊपर आसमान की बात है तो वहां ठीक ऊपर एक विशाल मशरूम था जिसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति चौंक जाता था। आधे क्षण बाद जियान चेन धीरे धीरे शिखर की ओर बढ़ा, लेकिन उसने पाया कि शिखर का शीर्ष भाग नष्ट हो चुका था तथा उसका एक भी टुकड़ा नहीं बचा था। यह एक उन्नत स्तरीय जादुई क्रिस्टल तोप की शक्ति है। कितना आश्चर्यजनक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यह एक ऐसा हथियार है जो पृथ्वी संत मास्टर्स को भी मार सकता है। जेकब ने आश्चर्य से जियान चेन से बात की। यहां तक कि जियान चेन भी तोपों की ताकत से भयभीत था। इसके साथ वह न केवल एक पृथ्वी संत मास्टर को मार सकता था बल्कि कक्षा 5 के जादुई जानवरों को भी मार सकता था। अगर तोप की शक्ति वास्तव में उतनी ही मजबूत होती जितनी वे कहते हैं तो इस तोप का उपयोग करने पर एक पृथ्वी संत मास्टर से निपटना भी उतना भयानक नहीं होगा। जियान चेन ने कुछ क्लास 4 मॉन्स्टर कोर निकाले और उन्हें जेकब को सौंप दिया। आप जा सकते हैं, ये आपके लिए है। जेकब ने जल्दी से जाने से पहले कृतज्ञतापूर्वक सामान ले लिया। यह देखकर कि वह कितनी जल्दी में यात्रा कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे चिंता थी कि जियान चेन अपने वादे से मुकर सकता है। जियान चेन ने तोप को देखने से पहले एक लंबी सांस ली और अंत में तोप के बेकार हिस्सों को देखा। जब जियान चेन ने तोप को अलग करके अपने स्पेस रिंग में रख लिया तो उसने अचानक अपने कानों से कुछ हलचल महसूस की। उसके हाथों में हल्की पवन तलवार दिखाई दी और उसने तुरंत उसके पीछे वार किया। टकराना। जियान चेन ने जैसे ही कदम उठाया एक जोरदार धमाकेदार आवाज सुनाई दी। अपनी तलवार को कसकर पकड़े हुए जियान चेन को खून की खांसी आने से पहले ही पीछे की ओर उड़ना पड़ा। उसका पूरा शरीर अब नर्म महसूस हो रहा था। हालांकि वह पहले पहाड़ पर था लेकिन उसे नहीं पता था कि वह अब कहाँ है। जियान चेन की हल्की पवन तलवार उसके पीछे गिर गई और उसने खून की एक और धार छोड़ी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, तभी उसे पता चला कि 3 किलोमीटर दूर एक और चोटी पर एक पीले रंग की पोशाक पहने व्यक्ति था। चूंकि दूरी बहुत ज्यादा थी इसलिए वह उसका चेहरा साफ साफ नहीं देख पाया। जियान चेन को अब सिर्फ अपने दिल में झटका महसूस हो रहा था।
प्रतिद्वंद्वी बहुत ताकतवर था, एक ही वार में उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, और वह भी तब जब 3 किलोमीटर दूर से हमला किया गया था। जियान चेन तुरंत चोटी से नीचे कूद गया और नीचे जमीन पर आश्रय की तलाश करने लगा। जियान चेन की ओर आती हुई एक बड़ी आवाज सुनी जा सकती थी। खुद को और अपने पैरों को छिपाने के लिए इलाके का इस्तेमाल करते हुए वह सुन सकता था कि दूसरा व्यक्ति कहाँ था। फिर अपनी जगह से छलांग लगाते हुए वह अपने लक्ष्य पर हमला करने लगा। हालांकि वह आदमी जियान चेन के अचानक हमले की आशंका कर रहा था। लगभग 4 मीटर लंबी एक तलवार तुरंत उसके हाथ में आ गई थी, जिसका रंग हल्का नीला था। तलवार में प्रकाश की लहरें उठ रही थीं, जो सेंट फोर्स के साथ उछलने से पहले पानी की लहरों जैसी लग रही थीं। पीले वस्त्र पहने व्यक्ति ने अपनी तलवार जियान चेन की तलवार के लंबवत रखी। एक पल में दोनों ने पीछे हटने से पहले कई वार किए। हर बार जब वह पीला पड़ जाता था तो वह खुद को बिना झुके हुए सीधा खड़ा महसूस कर सकता था। उसके दाहिने हाथ में उसका हथियार था, जिसे उसने पीले वस्त्र पहने व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए पकड़ा हुआ था। जैसे ही जियान चेन ने उस व्यक्ति की शक्ल देखी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक लौट आई। पीले वस्त्र पहने वह व्यक्ति वास्तव में एक 20 वर्षीय महिला थी, जिसकी शक्ल अमर लोगों से टक्कर ले सकती थी। उसके लंबे काले बाल उसके पीछे हवा में नाच रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में आश्चर्यजनक रूप से ठंडी चमक को छिपाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे, जो बुद्धिमत्ता से भरी हुई थी। यहां तक कि उसकी भौहों में भी लालित्य का भाव था। महिला की पीठ पर सोने से बना 2 मीटर लंबा धनुष था, जो सुनहरी चमक दे रहा था, जिससे वह काफी असामान्य लग रही थी। इस महिला को देखकर जियान चेन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने एक विचारशील नजर प्रकट की। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे देखकर अपनेपन का एहसास हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे पहले भी कहीं देखा हो, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहाँ। दूसरी महिला ने जियान चेन को ठंडे अंदाज में देखा। फिर एक पल में उसकी पुतलियां अचानक चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसके चेहरे पर बदलाव आया। चौंक कर उसने जियान चेन के चेहरे को ध्यान से देखा और फिर गुस्से से कहा, तो ये तुम हो? तुम ही वह बदबूदार बदमाश हो। अध्याय 299 शासक आयुध। दूसरी महिला ने जियान चेन को ठंडे अंदाज में देखा। फिर एक पल में उसकी पुतलियां अचानक चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसके चेहरे पर बदलाव आया। चौंक कर उसने जियान चेन के चेहरे को ध्यान से देखा और फिर गुस्से से कहा, तो ये तुम हो? तुम ही वह बदबूदार बदमाश हो। पीले कपड़े वाली ये लड़की वही लड़की थी जिससे जियान चेन की गलती से मुलाकात हुई थी, जब जियान चेन वेक सिटी के बाहर उसी नदी में नहा रहा था। ये देखकर कि जियान चेन ने उसे कैसे पहचाना, लड़की को तुरंत ही पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हुए महिलाओं ने महसूस किया कि उनके दिल में अवर्णनीय मात्रा में घृणा फूट पड़ी है। गुस्से से चिल्लाते हुए वह जियान चेन पर टूट पड़ी। उस साल तक लड़की को नहाते समय किसी आदमी ने कभी नहीं देखा था, इसलिए यह एक कड़वी घटना थी जहां उसके जीवन के हर पल में वह हमेशा उस आदमी को खोजने के बारे में सोचती थी जिसने उसके शरीर को देखने की हिम्मत की और उसे दंडित किया। हालांकि वेक सिटी से जाने के बाद उसे कभी भी जियान चेन के पदचिह्न नहीं मिले, जिससे उसकी नफरत की भावनाएं धीरे धीरे कम होती गईं। हालांकि आज जब उसने उसे फिर से पाया तो उसका दिल तुरंत अकारण क्रोध से फट गया। जियान चेन ने गंभीर चेहरे से उसकी ओर देखा। लड़की के पहले वार ने उससे विस्मय का अनुभव कराया था, लेकिन वह हतोत्साहित नहीं हुआ था। इसके बजाय उसकी लड़ाकू भावना अधिकतम तक जागृत हो गई थी। जब दोनों के बीच मारपीट हुई तो लड़की को अचानक कुछ नया एहसास हुआ। अभी जियान चेन की ताकत पहले की तुलना में बहुत अलग थी। एक पृथ्वी संत गुरु, आपने उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। बस कैसे? अतीत में आपकी ताकत मेरी तुलना में बहुत कम थी और आप अभी भी मेरे लिए एक मुकाबला नहीं कर सकते थे। अभी कुछ ही साल हुए हैं, आपने ताकत में इतनी बड़ी छलांग कैसे लगाई कि आप मेरे प्रतिद्वंद्वी बन सकें? लड़की सदमे में चिल्लाए। उसने जियान चेन के सुंदर चेहरे को देखा, जो इस खबर को वास्तविक रूप से लेने में असमर्थ थी। सदमे के बावजूद उसने अपनी नीली रंग की तलवार के साथ जियान चेन से लड़ना जारी रखा, जो लड़ते समय पानी के संत बल को फायर करना जारी रखती थी। मिस, उस समय जो दुर्घटना हुई थी वह एक गलतफहमी थी। अगर हम लड़ते भी रहें तो भी परिणाम स्पष्ट नहीं है। हम लड़ना क्यों नहीं बंद कर देते? हालांकि यह बहुत समय पहले हुआ था, फिर भी जियान चेन को लगा कि वह गलत था। वह व्यक्ति आखिरकार एक महिला थी और उसने गलती से उसके सबसे निजी अंग देख लिए थे। इस बात ने उसे बहुत माफी दिलाई। तुम कमीने, इस बारे में सोचना भी मत। यह मिस तुम्हें जरूर सबक सिखाएगी। जियान चेन द्वारा उस निषिद्ध घटना का जिक्र सुनकर लड़की गुस्से में चिल्ला उठी। पीछे हटते हुए उसने अपनी पीठ पर रखा सुनहरा धनुष निकाला और तुरंत उस पर निशाना साधा।
धनुष को पीछे खींचने के तुरंत बाद शुद्ध ऊर्जा से बना एक तीर बनना शुरू हो गया। जैसे ही पूरा तीर संघनित हुआ, पूरी शाफ्ट से ऊर्जा की एक बड़ी लहरदार शक्ति निकलने लगी। जियान चेन ये दृश्य देखकर चौंक गया। उसके दिमाग में तुरंत यह बात बैठ गई कि यह वही लंबा धनुष था जिसने पहले वार किया था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह तुरंत उस चोटी के पीछे कूद गया जिस पर वह खड़ा था। उस समय महिला ने पहले ही डोरी छोड़ दी थी और ऊर्जा तीर को उड़ा दिया था। तीर तुरंत तेज गति से उस शिखर की ओर उड़ गया जिसके पीछे जियान चेन छिपा हुआ था। टकराना। कान को बहरा कर देने वाली ध्वनि के बाद 300 मीटर ऊंची चोटी तुरंत चट्टानों के झरने के रूप में नीचे गिर गई। जियान चेन का राख से ढका शरीर विस्मय से मलबे से बाहर निकल आया। लड़की के पास जो लंबा धनुष था वह बहुत शक्तिशाली था। उसे नहीं पता था कि यह किस प्रकार का हथियार था, लेकिन यह एक पृथ्वी संत मास्टर से उतनी ही शक्ति जारी करने में सक्षम था जितना कि एक उन्नत स्तरीय जादुई क्रिस्टल तोप कर सकती है। जैसे ही जियान चेन जमीन पर उतरा, लड़की एक बार फिर से सीधे उस पर तीर चलाती हुई आई। चौंककर जियान चेन ने तुरंत खुद को एक तरफ फेंक दिया क्योंकि एक और सुनहरा तीर उस जगह से गुजरा जहां जियान चेन एक बार खड़ा था। टकराना। सुनहरे धनुष की प्रबल शक्ति के कारण एक और पर्वत शिखर टूटकर गिर गया। प्रत्येक तीर एक पर्वत शिखर को नष्ट करने में सक्षम था और यहां तक कि एक पृथ्वी संत मास्टर को भी रोक सकता था। हो सकता है कि यह धनुष स्वर्ग संत मास्टर पर भी वार करने में सक्षम हो। जियान चेन की आकृति लगातार आंखों से ओझल होती रही क्योंकि वह लड़की के तीरों से बच रहा था। हालांकि तीर बहुत तेज गति से चल रहे थे, लेकिन जियान चेन खुद इतना धीमा नहीं था। वह हमेशा आखिरी क्षण में बच निकलने में सक्षम था ताकि सबसे नजदीकी तीर भी उसे छू न पाए। इस तरह वह खतरे से बच जाता था। थोड़ी देर बाद जियान चेन की ताकत कम होने लगी। अब वह दूसरा तीर लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि हर तीर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। साले, अगर तू मर्द है तो भागने की सोचना भी मत। 20 बाणों की एक और बौछार छोड़ते हुए लड़की गुस्से में चिल्लाई। मैं आपके जीवित शूटिंग लक्ष्य बनने के लिए खड़ा नहीं रहना चाहता, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। जियान चेन बोला। तुम। महिला ने तुरंत महसूस किया कि उसके गाल गुस्से से लाल हो गए हैं। जियान चेन के प्रति अपने गुस्से के बावजूद वह खुद को उलझन में महसूस करने से नहीं रोक पाए। अतीत में वह अपने नग्न शरीर को देखने वाले को चूर्ण चूर्ण कर देना चाहती थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि जिस बदमाश ने उसे देखा और छुआ था वह बेवजह उसके बराबर हो गया है। हालांकि उस बड़ी छलांग के बावजूद वह अभी भी उसे किसी सम्मानजनक व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती थी। हा, लुवान एर, यह अच्छी बात है कि तुमने यहाँ इतना हंगामा मचाया, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता। तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है। अचानक 5 आदमी कहीं से निकलकर पास में उतर गए। उनकी बात सुनकर लड़की का चेहरा अचानक काला पड़ गया। उसने तुरंत जियान चेन पर हमला रोक दिया और पीछे की ओर छलांग लगाई और बिना किसी हिचकिचाहट के 5 नए लोगों पर अपने लंबे धनुष से निशाना साधना शुरू कर दिया। फुटकार। सुनहरे तीर सीटी की आवाज के साथ हवा में उड़कर उन आदमियों की ओर बढ़े। जैसे ही सुनहरा तीर उनकी ओर बढ़ा, वे लोग उस चोटी से नीचे गिर पड़े जिस पर वे खड़े थे। जैसे ही तीर उन तक पहुंचने वाला था, एक पारदर्शी अवरोध प्रकट हुआ और उन सभी को ढक लिया। शक्तिशाली सुनहरा तीर अवरोधक से टकराया, एक क्षण के लिए कांप उठा, लेकिन उसने सफलतापूर्वक तीर को रोक दिया जिससे अंदर मौजूद लोगों की रक्षा हो गई। लुवान एर, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। तुम्हारा शासक आयुध मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। समूह में से एक युवक हंसा। उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी और वह मिंगडोन की उम्र के लगभग 27 या 28 साल का लग रहा था। शासक का आयुध? क्या वह लंबा धनुष शासक का आयुध हो सकता है? जियान चेन असमंजस में था। शासक आयुध एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में वह अपरिचित था क्योंकि उसने पहली बार इसके बारे में सुना था। मिस लुवान एर, आपको अपना शासक आयुध सौंप देना चाहिए। आपकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं है और मुझे आपके लिए हमारी पकड़ से बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। युवक ने सहज मुस्कान के साथ हंस दिया। लड़की का चेहरा जम गया था क्योंकि वह 5 को गुस्से से देख रही थी। मेरे शासक आयुध को चाहना एक इच्छाधारी सोच है। जब तक हम इसे बाहर नहीं निकाल लेते तब तक प्रतीक्षा करें। चाचा फेंग और चाचा यू निश्चित रूप से इसका बदला लेंगे। हाँ, लुवान एर, उन 2 बूढ़ों के बारे में सोचना भी मत। उनसे भी निपटा जाएगा। 5 आदमी तेजी से आगे बढ़ रहे थे और युवक अभी भी हंस रहा था। ये सुनकर पीले वस्त्र वाली लड़की ने गुस्से से 3 और तीर छोड़े। तो तुम्हारा शिव परिवार हमारे हुआंग परिवार के शासक आयुध के लिए षड्यंत्र कर रहा है। शासक आयुध कुछ ऐसा है जो हमारा शिव परिवार चाहता है।
इसे आज्ञाकारी ढंग से सौंप दें और अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। इसके साथ ही दोनों के बीच 1 किलोमीटर से भी कम दूरी रह गई। उनके पास पहुंचने के दौरान लड़की ने पुरुषों पर एक के बाद एक गोलियां दागना जारी रखा। उनकी बाधाएं लगातार हिलती रहीं और बमबारी के कारण कांपती रहीं, लेकिन धमाकों से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगें आसपास की जमीन पर गिरती रहीं और वहां मौजूद सभी लोगों के कान के पर्दे झकझोरती रहीं। जियान चेन ने मौन भाव से धनुष की ओर देखा। लड़की अविश्वसनीय गति से और समान रूप से शक्तिशाली बल के साथ तीर चला रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से वे अवरोध को तोड़ने के लिए बहुत कमजोर थे। पांचों में से किसी को भी कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन अब उन पर पड़ने वाले तीरों की संख्या बढ़ने के कारण वे आगे नहीं बढ़ सकते थे। लु वानएर, तुम परेशान मत हो। रूलर आर्मामेंट का इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा मात्रा में सेंट फोर्स का इस्तेमाल होता है। तुम इसे ज्यादा समय तक नहीं रख सकते। जिस पल तुम्हारी सेंट फोर्स चली जाएगी, तब तुम्हारा भाग्य हमारे हाथों में होगा। बैरियर पकड़े हुए युवक ने बुरी तरह से हंसते हुए लड़की को गंदी नजरों से देखा। महिला लगातार उन पर तीर चलाती रही। हर तीर की आवाज पूरे पर्वतीय क्षेत्र में गूंजती रही। गोलियां बहुत तेज थीं और बहुत से लोग उनकी ओर आकर्षित हुए। हर आदमी सावधानी से दूर दूर छिप गया और दूर से ही सब कुछ देखता रहा। बैरियर के भीतर, बैरियर के पीछे खड़े 4 आदमी धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़े। एक पल में वे बैरियर से निकलकर हर दिशा से लड़की की ओर बढ़े। तुरंत अपना लक्ष्य पुनः निर्धारित करते हुए लड़की ने एक तीर चलाया जो सुनहरे प्रकाश के साथ एक आदमी पर जा गिरा। एक धमाके के साथ वह आदमी खून से लथपथ होकर उड़ गया। धनुष की डोरी की जोरदार टंकार के बाद एक और तीर चला और दूसरे के सीने में जा लगा। तीर के आर पार हो जाने के बाद एक छोटी मुट्ठी के आकार का छेद देखा जा सकता था और उसके शरीर के अंगों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। लड़की ने कुछ ही समय में 4 में से 2 को मार डाला, जबकि बाकी 2 आदमी पहले ही उस तरफ पहुंच चुके थे जहां लड़की थी। एक पल में उनके हाथों में उनके संत हथियार प्रकट हुए और उन्होंने उस पर वार करना शुरू कर दिया। नजदीक से देखने पर लंबा धनुष बेकार था, इसलिए लड़की ने अपना लंबा धनुष अपनी पीठ पर रख दिया और उन 2 व्यक्तियों से लड़ने के लिए अपनी नीली तलवार एक बार फिर निकाल ली। लु वानएर, अब तुम्हें कौन बचाएगा? उसी समय जो युवक अवरोधक की देखभाल कर रहा था, वह तुरंत एक चमकदार लाल भाला लेकर हमला करने के लिए तैयार हो गया। जबकि युवक इतना बूढ़ा नहीं था, वह और अन्य 2 पुरुष सभी पृथ्वी संत मास्टर थे। लड़ाई 1 बनाम 3 होने के कारण उसने जल्दी ही अपने पास मौजूद सभी लाभ खो दिए थे। दूसरे पक्ष के युद्ध के अनुभव को जोड़ते हुए वह कुछ नहीं कर सकती थी, सिवाय धीरे धीरे पीछे हटने के। अध्याय 300, खजाने के पहाड़ की मुहर। लु वानएर, अब तुम ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। रूलर आर्मामेंट को आज्ञाकारी ढंग से सौंप दो और विरोध मत करो। युवक फिर से बेफिक्र मुस्कान के साथ हंसा, मानो रूलर आर्मामेंट पहले से ही उसका था। शी जियांगरान, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरा शासक आयुध प्राप्त कर पाओगे तो तुम सपना देख रहे हो। लड़की गुस्से से चिल्लाई और जियान चेन की ओर मुड़ी। बदमाश, अगर तुम उनसे निपटने में मेरी मदद करोगे तो मैं हमारे बीच मतभेदों को खत्म कर दूंगी। लड़की की मदद की गुहार सुनकर युवक का चेहरा काला पड़ गया और उसने खतरनाक तरीके से जियान चेन को देखा। ये शे परिवार और हुआंग परिवार के बीच एक निजी दुश्मनी है। अगर तुम बीच बचाव करने की कोशिश करोगी तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ये हमारे 2 परिवारों के बीच की दुश्मनी है। अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने हस्तक्षेप करने की हिम्मत की तो वे अगले 3 महीने भी नहीं जी पाएंगे। लड़की से लड़ रहा दूसरा पुरुष गुस्से में चिल्लाया, जबकि वह अपने काले कपड़ों में घूम रहा था। इस मामले से संबंधित न होने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत चले जाना चाहिए, अन्यथा हमारे शे परिवार के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। हमारे किसी भी घृणित दुश्मन को हमेशा के लिए मार दिया जाएगा। चेहरे पर निशान वाले दूसरे व्यक्ति ने दहाड़ते हुए जियान चेन को डराने की कोशिश की। हालांकि वे संख्या में श्रेष्ठ थे, लेकिन उन्हें रूलर आर्मामेंट की सख्त जरूरत थी। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में वे नहीं चाहते थे कि कोई और दुर्घटना घटे। अगर वे रूलर आर्मामेंट को अपने कब्जे में ले लेते तो उन्हें डरने की कोई बात नहीं होती। भाड़े के सैनिकों की सभा में अगर वे रूलर आर्मामेंट का इस्तेमाल करते तो कोई भी व्यक्ति उन्हें धमका नहीं सकता था। जियान चेन उन लोगों की धमकियों की परवाह किए बिना वहीं खड़ा रहा। लड़की को पीछे धकेले जाने को देखकर जियान चेन एक पल के लिए झिझकने लगा कि उसे इस विपत्ति से बचने में उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। हालांकि पिछली घटना ने जियान चेन को कुछ हद तक दोषी महसूस कराया था, लेकिन वह अतीत में चुकाई गई भारी कीमत को नहीं भूला था। 2 बुजुर्गों ने उसे इतना भारी नुकसान पहुंचाया था कि उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। इसके अलावा लड़की ने अविश्वसनीय ताकत वाले तीरों से दूर से उस पर हमला करने की भी कोशिश की थी।
फिर उसने उस पर 20 से ज्यादा तीर चलाए, जिससे उसे काफी गुस्सा आया। लड़की की चीखें सुनी जा सकती थी क्योंकि वह समय रहते बच नहीं पाए और उसके हाथ पर वार हो गया। अभी 3 आदमी 3 अलग अलग दिशाओं से उस पर हमला कर रहे थे, जिससे उसका बचकर भागना लगभग असंभव हो गया था। यह दृश्य देखकर जियान चेन को पता चल गया कि लड़की अब और नहीं टिक पाएगी। अपनी झिझक को दूर करके और अपने होठों को काटते हुए उसने अपना निर्णय लिया। अपनी हल्की पवन तलवार के साथ वह घेरे में उड़ गया और काले लबादे वाले आदमी की तलवार को रोक दिया। तो तुमने हमारे से परिवार के रास्ते में आने की हिम्मत की, तुम जीने से थक गए होगे। आदमी दहाड़ा। बच्चे, अब भागने में बहुत देर हो चुकी है। लंबे भाले से लैस युवक ने जियान चेन पर गरजते हुए एक दुर्भावनापूर्ण चेहरे और गुस्से से दहाड़ते हुए लड़की पर हमला किया। सुनने से इनकार करते हुए जियान चेन ने अपनी तलवार से काले वस्त्र पहने आदमी पर भारी मात्रा में तलवार क्यूई का प्रहार करना शुरू कर दिया। अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हुए काले वस्त्र पहने हुए आदमी ने आने वाले हमले को रोकने के लिए इसे लहराया। अंत में उसकी कुल्हाड़ी जियान चेन के लिए पर्याप्त तेज नहीं थी। 2 चालों में वह जियान चेन से पूरी तरह से पराजित हो गया। जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी घुमाने की कोशिश की, जियान चेन की तलवार इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि वह आदमी समय रहते अपनी कुल्हाड़ी वापस नहीं ले पाया। तलवार की नोक से तलवार तुरंत उसके गले में घुस गई, जिससे खून की बूंदें टपकने लगीं। काले लबादे वाले आदमी ने अविश्वास की कठोर नजर से जियान चेन को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जियान चेन इतनी तेज थी कि वह उसके वार पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर पा रही थी। तीसरा सबसे बड़ा। काले वस्त्र पहने आदमी को मरता देख लड़की से लड़ रहा दूसरा आदमी तुरंत क्रोध से भर गया और उसकी आंखें जियान चेन को मारने की नीयत से भर गईं। यहां तक कि लगभग 30 वर्षीय युवक भी इस घटना से अचंभित था। उसने नहीं सोचा था कि जियान चेन जैसा युवा इतनी जल्दी एक पृथ्वी संत मास्टर को मार सकेगा। इतनी मजबूत लड़ाकू शक्ति ने उसे थोड़ा डर भी महसूस कराया था। मेरे दोस्त, तुम्हें हमारे से परिवार का गुस्सा झेलने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम भूल गए हो कि इस लड़की ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है? अगर तुम हमारे साथ हाथ मिलाते हो तो अगर हम इस लड़की से निपट पाते हैं तो हमारा शिव परिवार तुम्हें भारी इनाम देगा। युवक ने जियान चेन से कहा। उसे अपने झूठ से बचाओ, शिव परिवार के लोग हमेशा से ही घृणित रूप से बेशर्म रहे हैं। तुम्हारे शब्द खोखले हैं। एक बार तुमने शिव परिवार के किसी सदस्य को मार दिया तो वे तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे। लड़की को डर था कि जियान चेन उनकी मदद करेगा और वह जल्दी जल्दी बात करने लगी। जियान चेन के चेहरे पर वही ठंडा भाव बना रहा जब उसने काले लबादे वाले आदमी के गले से तलवार खींची। उसने दोनों पक्षों की बातों को अनदेखा कर दिया था क्योंकि वह बहुत पहले ही अपना निष्कर्ष निकाल चुका था। लड़की से लड़ रहे दूसरे आदमी की ओर तुरंत दौड़ते हुए उसकी तलवार उस पर वार करने की कोशिश में बिजली की तरह चमक उठी। तुम मौत की तलाश में हो। इस पर युवक गुस्से में चिल्लाया और उसका चेहरा धुंधला हो गया। उसने नहीं सोचा था कि युवक उसके मधुर लगने वाले निमंत्रण को अस्वीकार कर देगा। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था और उसे बहुत गुस्सा भी आया और फिर उसे लगा कि उसे जान से मारने की तीव्र इच्छा है। जियान चेन की हल्की पवन तलवार उस आदमी पर कई दर्पण छवियों के साथ उड़ी, जिससे आकाश उनकी संख्या से भर गया। असली और नकली के बीच अंतर करना मुश्किल था और अगर आदमी बता भी पाता तो अगले ही पल तलवार गायब हो जाती क्योंकि तलवार उसके बहुत करीब आ जाती। ये दृश्य देखकर वह आदमी गंभीर हो गया। तुरंत अपनी आंखें बंद करके उसने अपनी आत्मा को तलवार की असली दिशा का एहसास कराया, क्योंकि उसके हाथ में मौजूद विशाल तलवार सेंट फोर्स के साथ धड़कने लगी थी। जियान चेन की लाइट विंड स्वॉर्ड एक बार में एक चाल के साथ आगे की ओर वार करती रही। हर वार अविश्वसनीय रूप से तेज था और ऐसा लग रहा था जैसे ये सिर्फ एक बहुत बड़ा धब्बा था। बाहर से कोई भी व्यक्ति सिर्फ ये देख सकता था कि जियान चेन एक बार वार कर रहा था, लेकिन वास्तव में उसने एक ही चाल में कई वार किए थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि यह एक ही वार है। इतनी तेज गति के साथ वह आदमी उन सभी को रोकने में असमर्थ होगा और तलवार के वार बढ़ने से पहले वह केवल कुछ बार ही अपना बचाव कर सकेगा। ये प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली है, भगवान श्री कृपया अवरोध को सक्रिय करें। वह आदमी चिल्लाया और जियान चेन से दूर चला गया। उसकी आवाज पहले से ही डर से कांपने लगी थी क्योंकि उसे लगा कि उसकी गर्दन पर कई बार चोट लगने से खून बहने लगा है। उस आदमी की भयभीत चीख सुनकर युवक घबरा गया। जल्दी से उसने जियान चेन और उस आदमी की लड़ाई को देखा, केवल ये देखने के लिए कि वह आदमी धीरे धीरे जियान चेन से दूर जा रहा था और खुद को अंधाधुंध तरीके से बचा रहा था। उसी समय जिस लड़की से वह लड़ रहा था उसने अपनी चमकीली आंखों से जियान चेन को देखा। अविश्वास की नजर से वह भी इस दृश्य से हैरान थी।
ये कैसे हो सकता है? उसकी ताकत अचानक से पूरी तरह से अद्भुत हो गई है। वह पहले ऐसा नहीं था और फिर भी वह पहले भी मेरे कई तीरों से घायल हो चुका था। लड़की सदमे में थी। फिर उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और उसने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि जब वह मुझसे लड़ रहा था तो उसने अपनी ताकत को रोक रखा था? बच्चे, तुमने हमारे शिव परिवार के साथ एक बड़ा मामला बर्बाद कर दिया है। हम तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। चाहे तुम दुनिया के कोने कोने में भाग जाओ, हमारे शिव परिवार के विशेषज्ञ तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। युवक गुस्से से दहाड़ उठा। हर शब्द को जोर देने के लिए गुस्से से चबाया गया था। जब वह बोल रहा था तो अचानक एक पारदर्शी अवरोध दिखाई दिया और उसके पूरे शरीर की रक्षा की। युवक लड़की के साथ अपनी लड़ाई से पीछे हट गया और अधेड़ उम्र के व्यक्ति को जियान चेन के हमले से बचाने के लिए आया। उसका लंबा भाला एक सांप की तरह था जो जियान चेन के दिल पर उड़ते हुए धुंधला हो गया। जियान चेन की हल्की पवन तलवार अचानक तलवार क्यूई की अविश्वसनीय रूप से तेज मात्रा के साथ उछलने लगी। जैसे ही वह लंबे भाले से टकराई, तलवार भाले के शाफ्ट के पार फिसल गई और अवरोध में भयंकर रूप से घुस गई। अवरोध एक पल के लिए हिल गया, फिर लगभग तुरंत ही शांत अवस्था में आ गया। हालांकि अवरोध कमजोर दिख रहा था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि जियान चेन की तलवार भी उसे तोड़ नहीं पाई। बैरियर के पीछे खड़े युवक ने तलवार को कुछ डर के साथ देखा और फिर जियान चेन को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। बच्चे, अब तुम्हारे पास जीने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपना भाला ऊपर की ओर उठाया और सीटी की आवाज के साथ उस पर टूट पड़ा। बिना एक शब्द बोले जियान चेन ने भाले को चकमा दिया और अधेड़ उम्र के आदमी की ओर मुड़ गया। एक चांदी की रोशनी के साथ उसकी हल्की पवन तलवार उसके गले पर उड़ गई। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अभी भी जियान चेन की तलवार से थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए वह केवल जियान चेन से खुद को बचाने की कोशिश कर सकता था। जब उसने देखा कि जियान चेन की तलवार उस पर आ रही है, तो उसने सुरक्षात्मक तरीके से अपनी तलवार को ऊपर उठाया और खुद को पीछे फेंक दिया ताकि अवरोध उसकी रक्षा कर सके। हालांकि 20 साल के युवक द्वारा पीटा जाना उसके लिए बेहद शर्मनाक था, लेकिन उसके जीवन की तुलना में सम्मान या धन का क्या उपयोग था। जैसे ही लाइट विंड स्वॉर्ड ने उस आदमी की तलवार को छुआ, तलवार की नोक तुरंत तलवार को तोड़कर उस आदमी के दिल में घुस गई। तलवार के अंदर मौजूद तलवार क्यूई की एक बड़ी मात्रा बाहर की ओर फट गई और उसके दिल और अन्य आंतरिक अंगों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उस आदमी का शरीर तुरंत ही अकड़ गया और उसके घावों से खून बहने लगा। मौत में भी उसकी आंखें पूरी तरह सदमे में जियान चेन को घूर रही थीं और फिर धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ी, दुनिया से बेखबर। तुम बैरियर के पीछे छिपे युवक का चेहरा कुछ कहने की कोशिश करते हुए पीला पड़ गया। उसकी दोनों आंखों से लाक्षणिक आग निकल रही थी जब वह जियान चेन को शुद्ध घृणा से देख रहा था, जो उसने पहले कभी महसूस की गई किसी भी अन्य भावना से मेल नहीं खाती थी। इससे पहले वह बिना किसी बड़ी समस्या के बहुत अच्छे आकार में था। उसने सोचा था कि उसकी योजना पहले से ही परिपूर्ण थी और शासक आयुध पहले से ही उसके हाथों में था। हालांकि इस महत्वपूर्ण क्षण में जियान चेन प्रकट हुआ था और स्थिति को वापस मोड़ दिया था। उसका पूरा किया गया मिशन तुरंत धुआं बन गया था और उसने अपने साथ 2 अर्थ मास्टर विशेषज्ञों को भी खो दिया था। शी जियांगरान, अब मुझे ऐसा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है जिससे तुम मेरा शासक आयुध ले सको। लड़की ने अपने दिल में राहत भरी आवाज में कहा और युवक को घूरते हुए बोली। कुछ दिन पहले हुआन परिवार के साथी अंगरक्षकों ने उसे शिव परिवार के लोगों से बचाने के लिए बहादुरी से अपनी जान दे दी थी। उन मौतों के बारे में सोचते ही लड़की को बहुत ज्यादा दुख और पीड़ा महसूस होने लगी थी। धीरे धीरे अपनी पीठ पर रखे लंबे धनुष को वापस लेते हुए उसने लंबे धनुष को खींचा और उसे शी जियांगरान की ओर तान दिया, जबकि उसे पता था कि उसकी ताकत बाधा को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। शी जियांगरान का चेहरा बहुत ही उदास हो गया। अच्छा, मैं अपने गुप्त खजाने का उपयोग करने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन आपने वास्तव में मुझे मजबूर कर दिया है। ऐसा कहते हुए शी जियांगरान ने अचानक अपनी उंगली पर स्पेस रिंग के भीतर से एक लोहे का टुकड़ा निकाला। ये टुकड़ा गहरे हरे रंग का था और इस पर एक साधारण सजावटी डिजाइन था। जैसे ही लड़की ने उसके हाथ में वह टुकड़ा देखा, उसका चेहरा तुरंत चौंक गया। ये खजाने के पहाड़ की सील है। मैंने नहीं सोचा था कि शिव परिवार आपको इतना अमूल्य रक्षात्मक खजाना ले जाने की अनुमति देगा।